हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द सेशन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का बहुत भयंकर चैप्टर, जिसका नाम है क्या? जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। यस, ठीक है। बिना देर किए मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ और स्टार्ट करते हैं हमारा जेनेटिक्स। बहुत भयंकर चैप्टर है, बहुत डिफिकल्ट समझते हैं बच्चे इसको। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और इसको आसान बनाने की कोशिश करेंगे। यस, चलिए। बुक की ओर ना देखते हुए स्क्रीन की ओर देखिए एंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नाम है चैप्टर का हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। खास बात, मजे की बात मैं आपको बता दूं, इवोल्यूशन वाला पार्ट कट चुका है चैप्टर से, सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है। तो ये इवोल्यूशन को हम नहीं पढ़ेंगे, बट एक बेसिक सा आइडिया दे देंगे कि इवोल्यूशन क्या होता है, ताकि आप ऐसा ना हो बिल्कुल कोरे कागज रह जाओ, पता ही ना हो कि इवोल्यूशन किस चिड़िया का नाम है। बेसिकली हमको पढ़ना है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी बेसिकली एक फेनोमेना है यार। फेनोमेना of transfer of genetic information. Phenomena of transfer of genetic information from one generation to its next generation. To its next generation. Short में लिखा. So it's a phenomena of transferring the genetic information from one generation to its next generation. Okay. फिर जेनेटिक्स आखिर क्या है? जेनेटिक्स किसे कहते हैं? जेनेटिक्स ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about heredity and inheritance. ठीक है? In which we study about heredity, about inheritance. Inheritance में भी principle of inheritance. We study about variation. So this is the genetics. It's a branch of biology, जिसमें हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं, इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं, वेरिएशंस के बारे में पढ़ते हैं। सवाल आया सर, हेरिडिटी समझ आ गई, इट्स अ फेनोमेना। इनहेरिटेंस क्या है? वेरिएशन तो देखो आप समझ चुके हो वहां। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था वेरिएशन क्या होते हैं। तो वेरिएशन भी हम ऑलरेडी जानते हैं क्या होते हैं वेरिएशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते टाइम मेल फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से दोनों गैमीट फ्यूज करते हैं, दोनों का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। दोनों के गैमीट्स जब मिलेंगे तो दोनों की इंफॉर्मेशन मिक्स होगी, उस मिक्स की वजह से कुछ नया चेंज आएगा, उसी को वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, वो आपको पता है। इनहेरिटेंस क्या है इसके बारे में जरा देखते हैं। सो इनहेरिटेंस इज बेसिकली द प्रोसेस। इनहेरिटेंस और हेरिडिटी में अंतर। हेरिडिटी वाज द फेनोमेना, whereas inheritance is the process of this phenomena. यानी कि हेरिडिटी क्या है? फेनोमेना। फेनोमेना किसे कहते हैं? जो आपको सिर्फ देखने पे दिखाई पड़ा। ठीक है, लाइक एक जनरेशन से, फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में कैरेक्टर्स ट्रांसफर हुए, तो आपने देखा कि पिताजी की आंखों का रंग नीला था, बच्चे की आंखों का रंग भी नीला हुआ। तो आपने सीधे सीधे देख के बोला दैट इज ड्यू टू हेरिडिटी, दैट इज ड्यू टू द फेनोमेना। फेनोमेना क्या? पापा की इंफॉर्मेशन बच्चे में ट्रांसफर हो गई, दैट इज जस्ट अ फेनोमेना। ट्रांसफर होना इज द फेनोमेना, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। बट ट्रांसफर हो कैसे रही है, उसमें कौन से स्टेप्स लग रहे हैं, कौन से क्या इवेंट्स उसके पीछे चल रहे हैं, क्या प्रोसेस हुआ था पीछे कि गैमीट बने, गैमीट में, ठीक है, पूरा जो पूरा एक प्रोसेस है, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं। पापा से बच्चे तक जाने के बीच में जितने भी सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. So that's the basic difference between the inheritance and the heredity. Heredity is just a phenomena कि हाँ भाई
ट्रांसफर हो गए, दैट इज ऑल अबाउट हेरिडिटी फेनोमेना। बट ट्रांसफर हुए कैसे, उसके पीछे के सीरीज ऑफ इवेंट्स, प्रोसेस, होल प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। यस, तो ये हमने समझा है इनहेरिटेंस क्या होता है, हेरिडिटी क्या होती है। ओके, और ये इनहेरिटेंस हेरिडिटी जेनेटिक्स में होता है। तो ये जेनेटिक्स की शुरुआत हुई कहां से? यहां एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था सर ग्रेगर जोहन मेंडल। In short, we call him Mendel. And this scientist, Sir Gregor John Mendel, later he known to be as father of genetic. ये जेनेटिक्स के फादर कहलाए, इन्होंने ही जेनेटिक्स स्टार्ट की थी। तो सवाल आता है, जेनेटिक्स तो बायोलॉजी की ब्रांच है, तो ये बायोलॉजिस्ट रहे होंगे? नहीं भाई साहब, ही वॉज मैथमेटिशियन। बड़ा लोचा है साहब, मैथमेटिशियन होने के बाद भी जेनेटिक्स के फादर कहलाए। हाँ, इससे एक बात पता लगती है कि जेनेटिक्स में कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो रही होगी, तभी ये कुछ कर पाए भाई। बिल्कुल, जेनेटिक इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी यार, प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा हमने, ठीक है। So genetics is all about probability, and probability is actually the topic of mathematics. That's why he was able to find out the principles of inheritance and all, ठीक है। And that's why later he known as father of genetics. So इन्होंने ही सारे प्रिंसिपल्स, सारे रूल्स, जेनेटिक्स के क्या रूल्स हैं, कैसे एक इंफॉर्मेशन फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जा रही है, इन सब चीजों को इन्होंने ही खोजा। चलो, कैसे खोजा वो देखते हैं। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को हमने कहा पी प्लांट एक्सपेरिमेंट। बेसिकली इन्होंने किया क्या, इन्होंने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया। अब सवाल आता है, सर ये नई बात क्या बता दी आपने? तो बेटा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कुछ नहीं है, ये एक तरह से क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या करते थे हम, पॉलन ग्रेन, एक एंथर से पॉलन ग्रेन उड़ा और किसी दूसरे फ्लावर के, नॉट सेम, एक फ्लावर के एंथर से उड़ के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर पॉलन ग्रेन बैठ गया। इसी को तो क्रॉस पॉलिनेशन कहते थे। बस इन्होंने इसी क्रॉस पॉलिनेशन को आर्टिफिशियली किया। अब वहां तो हो रहा था अपने आप इंसेक्ट करा रहे थे, नेचुरली इंसेक्ट के थ्रू हो रहा था, विंड के थ्रू हो रहा था, वाटर के थ्रू हो रहा था। बट यहाँ विंड वाटर इंसेक्ट के थ्रू नहीं, इन्होंने आर्टिफिशियली खुद से किया, जानबूझकर। किसी एक प्लांट जो डिजायर्ड प्लांट था, इनका मर्जी जिस प्लांट के साथ एक्सपेरिमेंट करने की हुई, इन्होंने उस प्लांट को पकड़ा, उसको उसका पॉलन ग्रेन लेकर खुद और ले जाके दूसरे के ऊपर रख दिया आर्टिफिशियली, ठीक है। डिजायर्ड प्लांट्स के बीच में किया हुआ क्रॉस पॉलिनेशन ही हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो इसे कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सो बेसिकली इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया और दो प्लांट्स के बीच में एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। एक मेल प्लांट और एक फीमेल प्लांट। ये मेल और फीमेल दोनों ही पी प्लांट थे। पी मतलब मटर, मटर के पौधे पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। सवाल आता है यहां पर, वाई मटर, वाई पी, वाई पी? सो इसके बहुत सारे रीजन है। एक रीजन तो ये शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है इसका, जल्दी ही उगता है, जल्दी ही खत्म हो जाता है, जल्दी बूढ़ा हो जाता है, जल्दी जवान हो जाता है, सब काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो आपको इंतजार ज्यादा नहीं करना होता, जल्दी से उगेगा, जल्दी बड़ा हो जाएगा, जल्दी फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन करने का कैपेबल हो जाएगा, देन जल्दी ही रिजल्ट दे देगा, ठीक है। तो मतलब नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ज्यादा कर सकते हो आप कम समय में।
पहला रीजन शॉर्ट लाइफ स्पैन। दूसरा रीजन नंबर ऑफ सीड्स बहुत प्रोड्यूस होते हैं, नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस्ड इज लार्ज, ये कह दो लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस्ड इन वन टाइम। ओके, दूसरी चीज आप कह सकते हो कि वैरायटी ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं इसके पास। कंट्रास्टिंग करेक्टर मतलब दूर से ही चमक जाने वाले कुछ करेक्टर्स। करेक्टर्स क्या होते हैं? जो आपको दिखाई देते हैं, हाइट, कलर, फूल का कलर, यस, ये ऑल दीज आर दी करेक्टर्स। कलर ऑफ द फ्लावर, हाइट ऑफ द प्लांट, यस, शेप ऑफ द सीड, ऑल दीज आर दी करेक्टर्स। तो वैरायटी ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर। कंट्रास्टिंग का मतलब होता है दूर से ही चमक जाएंगे। सारे करेक्टर्स के बीच में खूब अंतर है, अभी बता दूंगा। वैरायटी ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स थे, ओके, एंड इजीली अवेलेबल था। पी प्लांट कोई बहुत मुश्किल की बात नहीं है इसे खोजना, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट कि व्हाई ही चूजेस द पी प्लांट। Short lifespan, number of seed produced is large, variety of contrasting character easily available. Okay. So इन्होंने मेल लिया और फीमेल लिया, मेल फीमेल के बीच में इन्होंने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराया, और फिर इन्होंने क्या किया, इन दोनों से मिलके जो बच्चे बने, अब एक नहीं बनता था, कई सारे बनते थे, उन पे स्टडी करी। तो बेसिकली ये स्टडी क्या कर रहे थे कि मैंने मेल के अंदर, अभी वो बताते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए इनके एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। यस, सो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो था एम, एक्सपेरिमेंट का एम। सो ये एक्सपेरिमेंट का एम इनका था टू नो हाउ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स और ट्रांसफर। यस, अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करा रहे हो तो कुछ डिसाइडिंग फैक्टर्स भी तो रखोगे ना, कि मैं पर्टिकुलरली कौन से करेक्टर को ऑब्जर्व करूंगा। तो करेक्टर कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे होते हैं, जैसे हाइट है, ठीक है, जैसे कलर ऑफ फ्लावर है, ऑल दीज आर द करेक्टर्स। इसके बाद आपका सीड की शेप है, इसके बाद सीड कलर है, इसके बाद बहुत सारे हैं। बेसिकली इन्होंने कितने करेक्टर्स लिए थे? 7 करेक्टर्स लिए थे, 7 करेक्टर्स। बट आपके सिलेबस में 7 के 7 करेक्टर्स को डिस्कस नहीं किया गया है। आपके सिलेबस में हाइट, सीड की शेप, सीड का कलर और कलर ऑफ फ्लावर, इन 4 करेक्टर्स को लिया गया है। ओके, सो अब जो इन्होंने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने केवल एक करेक्टर को कंसिडर किया, ओनली 1 करेक्टर। ओके, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने केवल एक ही करेक्टर को कंसिडर किया, ओनली 1 करेक्टर। ओनली 1 करेक्टर वॉज अंडर कंसिडरेशन। जब एक करेक्टर को कंसिडर किया जाता है और एक करेक्टर के ऊपर स्टडी की जाती है कि वो कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे क्रॉस को, ऐसी क्रॉस ब्रीडिंग को या ऐसे हाइब्रिडाइजेशन को हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड। मोनो मीन्स वन करेक्टर इज अंडर कंसिडरेशन, 1 करेक्टर इज अंडर कंसिडरेशन, ऐसे को कहते हैं मोनो हाइब्रिड। एक करेक्टर में हम हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं, एक करेक्टर में हम स्टडी करेंगे। सो इन्होंने जो मोनो हाइब्रिड टेस्ट में कौन सा करेक्टर लिया? हाइट, हाइट का करेक्टर इन्होंने लिया, ठीक है। अब हाइट करेक्टर में 2 वैरायटी थी, या तो हाइट टॉल हो सकती है या हाइट शॉर्ट हो सकती है, सही बात। तो इन्होंने यही किया,
इन्होंने एक मेल जो लिया वो तो लिया टॉल, फीमेल जो ली वो इन्होंने ली शॉर्ट। ठीक है, जब इन्होंने मेल टॉल और फीमेल शॉर्ट फीमेल को क्रॉस कराया, इन दोनों के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जिसे हम कह रहे हैं, कराने के बाद इनके बच्चे हुए, और चारों के चारों बच्चे, ये टॉल प्लांट था और ये शॉर्ट प्लांट था, आप यहां देख सकते हो ऐसे करके, और चारों ही बच्चे इनके टॉल हो गए, 4 बच्चे हुए, चारों ही टॉल हुए। तो यार इनके दिमाग में आई बात कि मैंने एक तो टॉल लिया था, एक शॉर्ट लिया था, ठीक है, तो बच्चों के अंदर, बच्चों को हम बायोलॉजी में बोलते हैं प्रोजनी, प्रोजनी। तो इन्होंने क्या 4 प्रोजनी डेवलप हुई, उन 4 प्रोजनी में से कुछ लंबे होने चाहिए थे, कुछ छोटे होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। हुआ क्या, हुआ ये चारों के चारों लंबे हो गए, चारों के चारों लंबे हो गए। तो इन्होंने ये समझा बात कि ये जो करेक्टर होते हैं ना, करेक्टर हाइट, हाइट की जो 2 वैरायटी हैं, एक करेक्टर की जो 2 वैरायटी होती हैं उनको एक नया टर्म देते हैं हम ट्रेट। तो यानी कि दिस हाइट करेक्टर कंटेन्स और हैविंग 2 ट्रेट्स एज इट्स वेरिएंट्स। अपने वैरायटी के तौर पे ये हाइट करेक्टर में दो दो ट्रेट्स हैं, टॉल ट्रेट एंड शॉर्ट ट्रेट। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इन दोनों ट्रेट में से एक ने दूसरे को छिपा दिया, या एक ने अपने आप को डोमिनेंट साबित किया, अपने आप का दबदबा जमाया, और दूसरे को उभरने ही नहीं दिया, दूसरे वाले को दबा दिया। यस, तो जो ट्रेट टॉल और शॉर्ट 2 ट्रेट थे हाइट करेक्टर के, तो 2 ट्रेट में से जो टॉल वाला, जो फर्स्ट जनरेशन में प्रकट हुआ, अब जनरेशन को वहां पे फीलियल कहते थे, वो जिस भाषा को जानते थे, जिस भाषा के व्यक्ति थे, उस भाषा में जनरेशन की जगह फीलियल वर्ड यूज होता था। दैट्स वाई इन्होंने क्या, ये फर्स्ट फीलियल या फीलियल 1 में जो 4 प्रोजनीज डेवलप हुई हैं, इन 4 प्रोजनी की चारों के चारों टॉल हैं, टॉल। दैट मीन्स अमंग द 2 traits tall and short, tall one was dominant। जो पहली जनरेशन में प्रकट हुआ और जिसने दूसरे को दबा दिया, भैया वो डोमिनेंट कहलाएगा, और जो बेचारा दब गया वो कहलाएगा रेसेसिव। इतनी बात इन्होंने करी। ठीक है, ओके, चलिए आते हैं आगे, देखते हैं। इतनी बात समझ गए? हाँ जी, तो फिर अब यहां पर आप देखो जरा, आपने देखा करेक्टर, और अभी अब आप पढ़ोगे कि 2 चीजें, ट्रेट, ट्रेट क्या होते हैं? These are traits are the actually variants of variety of character। traits are the variety of character। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। जैसे करेक्टर की अगर बात करूं तो हाइट इज अ करेक्टर, और हाइट की 2 वैरायटी हो सकती है, टॉल एंड शॉर्ट। सिमिलरली कलर ऑफ आई का कलर, एक और एग्जांपल बता रहा हूं मैं, दैट इज आल्सो करेक्टर। और कलर ऑफ आई भी कई वैरायटी में हो सकता है, लाइक ब्लू आई, ब्लैक आई, ब्राउन आईज। यस, सो आप देखो, करेक्टर इज बेसिकली हाइट। एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं, व्हाट इज करेक्टर? करेक्टर इज हाइट। एंड ट्रेट क्या है फिर? उस करेक्टर की वैरायटी, जैसे हाइट की वैरायटी टॉल एंड शॉर्ट। तो ट्रेट क्या हुए? ट्रेट हो गए टॉल, टॉल इज अ ट्रेट, शॉर्ट इज अ ट्रेट, एंड करेक्टर इज हाइट। समझ आई बात? सिमिलरली एक करेक्टर को ट्रांसफर करता है जीन। ठीक है, करेक्टर के लिए होता है जीन। अब जैसे करेक्टर की 2 वैरायटी, 2 ट्रेट्स, सिमिलरली एक जीन के भी 2 एलील्स। These 2 different alleles are for 2 different traits।
एक एलील स्ट्रेट को कैरी करता है, एक एलील स्ट्रेट को एलील कैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइट का जो जीन होगा, हाइट का जीन एग्जाम्पल लेके फिर बता रहा हूं, हाइट का जो जीन होगा, अब हाइट में भी तो वैरायटी है ना, टॉल हाइट या शॉर्ट हाइट। सिमिलरली इस जीन में भी दो वैरायटी है, टॉल हाइट को कैरी करने वाला एलील, शॉर्ट हाइट को कैरी करने वाला एलील। तो ये बात आपको समझ आई सिंपल तौर पे, ये चीजें एक लेवल की हैं और ये चीजें एक दूसरे लेवल की हैं। यस। अब हम बात करने वाले हैं जरा जीन्स के बारे में। जीन के बारे में हमने बताना चालू कर दिया लेकिन इंट्रोडक्शन नहीं दिया, जीन क्या है। तो देखो यार, 9th क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल स्ट्रक्चर पढ़ा था, सेल स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस पढ़ा था, और न्यूक्लियस के अंदर हमने जाना था कि न्यूक्लिक एसिड होता है और डीएनए होता है। तो बात वहीं लेकर चलते हैं और स्टार्ट करेंगे जरा। ये सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। अभी रिप्रोडक्शन में भी हमने देखा था डीएनए ऐसा होता है। बेसिकली डीएनए हर एक सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है और हर एक सेल के न्यूक्लियस में डीएनए 2.2 मीटर का पाया जाता है। आप सोचो कितना ज्यादा लंबा थ्रेड और कितने माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर, उसके भी अंदर बहुत छोटा एक न्यूक्लियस उसमें अंदर पाया जा रहा है 2.2 मीटर का। तो भाई इतना छोटा बनाने के लिए इसको बहुत कॉइल करना पड़ा होगा। यस, बहुत कॉइल करना पड़ता है इसको, तो जबकि छोटा होता है। ये स्ट्रक्चर कॉइल करने के बाद जो ये स्ट्रक्चर बना, ठीक है, ये अभी और ज्यादा कॉइल होगा, ऐसे 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 ऐसे। अब ये ऐसे करके जो एकदम मैस्ड अप जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, हिंदी में बोलूं तो गुच्छा, इस गुच्छे को हम बोलते हैं थ्रेड का गुच्छा, उलझा हुआ, इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन, क्रोमैटिन फाइबर। ये जो गोल गोल दिख रहा है ना, ये इसके अंदर एक प्रोटीन की बॉल्स होती हैं, उन बॉल्स के ऊपर ये डीएनए लिपटा हुआ है, रैप्ड है। थोड़ी थोड़ी दूर पे ये बॉल्स होती हैं। तो डेट मीन्स क्रोमैटिन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन प्लस डीएनए, प्रोटीन प्लस डीएनए मिलके बनाता है क्रोमैटिन फाइबर। और फिर ये क्रोमैटिन फाइबर, लंबा सा धागा, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है, और फिर हर एक पीस धागे का अपने आप को रॉड लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे 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 करके कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है। ऐसा ऐसा ये जो स्ट्रक्चर बनकर आया, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। सो ये कितने कितने टुकड़े बन जाते हैं? 46 थ्रेड्स बनाता है। एक सिंगल थ्रेड डिवाइड करता है 46 पार्ट्स में, एंड ईच 46 विल मेक 46 क्रोमोसोम। टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन 46 क्रोमोसोम पेयर्स में पाए जाते हैं। 46 की अगर पेयरिंग करोगे तो इट विल बिकम 23 पेयर्स। एक एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम, और दोनों ने मिला के एक पेयर बनाया, वन पेयर। खास बात ये होती है कि हर एक पेयर में जो दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं ये सेम होते हैं। यस, दोनों क्रोमोसोम सेम होते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम के ऊपर बैठा होता है जीन। ये है जीन भाई। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो यार, क्रोमोसोम पीछे जाओ, क्रोमैटिन से बना है, क्रोमैटिन और पीछे जाओ, डीएनए से बना है, प्रोटीन से बना है, और पीछे जाओ तो बेसिकली डीएनए। सो बेसिकली जीन अगर क्रोमोसोम पे पाया जा रहा है तो होगा तो उस धागे का ही हिस्सा ना। यस, सो जीन इज एक्चुअली अ मीनिंगफुल सेगमेंट, दिस gene is actually meaningful segment of DNA. What is it? Gene. Gene is a meaningful segment of DNA. So मैंने आपको बताया डीएनए जो कि 2.2 मीटर का होता है, प्रोटीन की बॉल्स पे थोड़ा थोड़ा लिपटता है, फिर और ज्यादा लिपटता है, क्रोमैटिन बनता है। देन दिस क्रोमैटिन divides and transform into rod like structure
These rod-like structure are called chromosomes. Total 46 chromosomes are present in human beings, and if you have to pair them, then 23 pairs will form. Each pair consists of 2 chromosomes of same type. ठीक है? Yes. अब जब पेरेंट से 2 पेरेंट्स होते हैं, मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट, होता क्या है? मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट 2 पेरेंट्स होते हैं. सो जब मेल पेरेंट को अपनी इंफॉर्मेशन भेजनी होती है, तो मेल पेरेंट के पास भी 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के, फीमेल के पास भी 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम के. ये अपने हर पेयर का एक एक भेज देते हैं, 1 फ्रॉम ईच पेयर. और ऐसे ही फीमेल भी अपने हर एक पेयर का एक क्रोमोसोम भेज देती है, 1 फ्रॉम ईच पेयर. अब ये वापस से दोनों सेम टाइप के आके अगेन पेयरिंग कर लेते हैं. पापा से जो आया एक क्रोमोसोम, मम्मी से जो आया, उन दोनों ने एक दूसरे को ढूंढा और फिर से पेयर बना लिया. इन दिस वे हम बच्चों के अंदर जो रिप्रोडक्शन में भी एक क्वेश्चन आया था ना कि भाई डीएनए मम्मी से भी आया पापा से भी आया, तो फिर बच्चे के अंदर तो 2 गुना डीएनए हो जाना चाहिए था. सो हमने कहा था मियोसिस, स्पेशल काइंड ऑफ सेल डिवीजन विच अकर्स ओनली इन रिप्रोडक्टिव सेल्स. और उसका मोटिव ही ये था कि डीएनए का अमाउंट, जेनेटिक मटेरियल का अमाउंट नेक्स्ट जनरेशन में डबल ना हो पाए. तो उसने क्या किया था, पहले ही हाफ क्रोमोसोम्स भेजे थे, पेयर नहीं भेजा था. दोनों के दोनों नहीं भेजे एक पेयर के, एक पेयर, इस पर्टिकुलर पेयर में से एक पापा से आया एक मम्मी से आया, वापस से पेयर बना. तो देखो पापा मम्मी में भी एक एक पेयर है, बच्चे में भी एक पेयर है, और दोनों का मिक्सचर भी है. yes, that's what happens. So similarly जैसे क्रोमोसोम पेयर्स में पाए जाते हैं भाई, जीन्स भी पेयर्स में पाए जाते हैं. अब आओ वापस, जीन भी पेयर्स में पाए जाते हैं. हर एक करेक्टर का जो जीन होगा, उस जीन के 2 एलील होंगे. जैसे कि अभी अभी आपने देखा एक करेक्टर के 2 ट्रेट, तो इन दोनों ट्रेट्स के लिए 2 एलील. यस, इस ट्रेट को ये, इस ट्रेट को ये कंट्रोल करेगा. तो हर एलील, हर जीन एलीलिक पेयर फाउंड, देयर इज एलीलिक पेयर फॉर ईच टाइप ऑफ जीन. तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अब ये वाला जैसे कि हमने आपको, जैसे हमने अभी अभी देखा था कि ट्रेट्स हमारे पास थे, एक तो टॉल और दूसरा था शॉर्ट. यस, सिमिलरली एलील, टॉल वाले का एक एलील होगा, क्योंकि इस टॉल ट्रेट्स को कंट्रोल कौन करता है, एलील ना. तो टॉल वाले ट्रेट के लिए ये एलील हो गया. इस एलील को हमने, क्योंकि टॉल है तो टॉल का टी रिप्रेजेंट कर दिया. ये शॉर्ट है तो शॉर्ट का स्मॉल टी. अब मन में सवाल आ रहा होगा, सर शॉर्ट का एस क्यों नहीं किया, वाई नॉट एस? ये क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन का जवाब अभी हम देंगे, थमो. तो भी आपने देखा कि टी और स्मॉल टी लिया. अब क्या होता है, अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर हाइट वाले जीन का जो दोनों एलील्स हैं, अगर वो सेम काइंड के हैं, टॉल टॉल, तो ऐसे इंडिविजुअल को हम कहते हैं होमोजाइगस. या ऐसे पेयर को, ऐसे एलील्स के पेयर्स को हम कहते हैं होमोजाइगस एलील, होमोजाइगस पेयर ऑफ एलील, जिसमें दोनों ही एलील सेम ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टॉल. या कोई एक ऐसे इंडिविजुअल के हाइट वाले जीन के दोनों एलील अगर शॉर्ट हो, स्मॉल टी, सेम नेचर सेम टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहलाएंगे होमोजाइगस. बट अगर सेम ना होके हाइट का जो जीन है, इसके दोनों एलील, एक एलील शॉर्ट और एक एलील टॉल, यानी कि दोनों एलील अलग अलग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या दोनों एलील अलग अलग ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस. क्योंकि हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है और होमो का मतलब सेम. ठीक है, सो दैट्स द डिफरेंस. अगर जीन के दोनों एलील सेम ट्रेट के तो होमो,
डिफरेंट ट्रेट के तो हेट्रोजाइगस होमोजाइगस पेयर। ओके यस। जो होमोजाइगस पेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस को एक और नाम भी देते हैं, उसको हम बोलते हैं प्योर लाइन। प्योर लाइन मतलब दोनों एक जैसे हैं, प्योर है, मिक्सचर नहीं है उसमें, प्योर है, प्योरिटी है। यस ठीक है, आपको समझ आया। चलो भाई, तो अभी आपको मैंने बताया जीन, जीन एलील, एलील भी पेयर में होते हैं, हर जीन के दो एलील होंगे। एक एलील एक ट्रेट को शो करेगा, दूसरा एलील दूसरे ट्रेट को शो करेगा। दोनों ट्रेट अगर सेम हुए, दोनों एलील अगर सेम ट्रेट को शो करेंगे तो होमोजाइगस। दोनों एलील अगर अलग अलग ट्रेट को कंट्रोल करते हैं तो हेट्रोजाइगस। इतनी बात समझ गए आप। अब बात आती है, सवाल आता है, सर ये बताइए टॉल को आपने टी लिया था, शॉर्ट को एस क्यों नहीं लिया, एस क्यों नहीं लिया, टी स्मॉल टी क्यों लिया? तो इसका जवाब छिपा है मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट में। जब ये साइंटिस्ट लोग ये सब कहना चाहिए कि एनोटेशन कर रहे थे, ये सब मार्किंग्स दे रहे थे कि किसको कौन सा सिंबल देना चाहिए, तो मेंडल साहब ने कहा, या ये बात उठी साइंटिस्ट के बीच में, कि जो ट्रेट डोमिनेंट होगा ना, डोमिनेंट का फर्स्ट लेटर, डोमिनेंट का फर्स्ट लेटर यूज होगा। उन्होंने कहा डोमिनेंट का फर्स्ट लेटर यूज होगा। ठीक है, ये बात उन्होंने कही। ओके और उन्होंने कहा कि रेसेसिव के लिए उन्होंने क्या कि डोमिनेंट वाले का ही, डोमिनेंट का ही स्मॉल लेटर, डोमिनेंट के फर्स्ट लेटर का ही स्मॉल लोअर केस लेटर यूज होगा। ठीक है, लोअर केस होगा इसका यूज, जैसे कि स्मॉल टी और यहाँ पे कैपिटल टी। डोमिनेंट वॉज टॉल, रेसेसिव वॉज स्मॉल। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे रेसेसिव में डोमिनेंट वाले के फर्स्ट लेटर का ही लोअर केस यूज हुआ। बात समझ में आ रही होगी कि ये डॉल, डोमिनेंट, डोमिनेंट और रेसेसिव किया, वैसे मैं बता चुका हूं, लेकिन चलो मेंडल साहब का एक्सपेरिमेंट को एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूं। जब मेंडल साहब ने, अभी जेनेटिक हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि अब हमको जीन्स के बारे में भी समझ में आ गया। तो अब आप देखिए, मेंडल साहब ने पहले होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस शॉर्ट दो लिए। यस, दिस इज शॉर्ट, दिस इज टॉल। दोनों का जब क्रॉस कराया तो यहाँ आपको F1 जनरेशन मिली जिसमें 4 बच्चे हुए, चारों के चारों टॉल हुए। मेंडल साहब को नहीं समझ आया क्या ऐसा क्यों हुआ। फिर मेंडल साहब ने इस F1 जनरेशन से ही किसी एक को नीचे लिया जो कि टॉल था, ठीक है, और फिर उसको उसी के जैसे, बिल्कुल उसी के जैसे से क्रॉस करा दिया। इसको हम बोलते हैं सेल्फ क्रॉस। अपने जैसे से ही क्रॉस जब कराया तो भाई यहाँ रिजल्ट आया, देखो क्या रिजल्ट आया। फिर से 4 बच्चे पैदा हुए, लेकिन 4 में से 3 लंबे, 3 लंबे और एक छोटा। अब मेंडलीव साहब को एक बात तो समझ आई कि भाई जो छोटा वाला था, जो फर्स्ट जनरेशन में प्रकट नहीं हुआ, वो सेकंड जनरेशन में खुद को प्रकट करता है यहाँ। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट जनरेशन में भी वो ट्रांसफर तो हुआ था, तभी तो सेकंड जनरेशन तक भी पहुंच पाया। अगर फर्स्ट में ही ट्रांसफर नहीं होता तो सेकंड में कैसे जाता। फर्स्ट में आया था बट प्रकट नहीं हुआ। क्यों प्रकट नहीं हुआ? क्योंकि ये वाला डोमिनेंट था, इसने उसको प्रकट होने नहीं दिया। डेट मीन्स डोमिनेंट कौन है? जो पहली जनरेशन में, F1 जनरेशन, फीलियल वन में दूसरे को प्रकट ना होने दे। तो यहाँ पे टॉल वाले ने शॉर्ट वाले को प्रकट होने नहीं दिया। दैट्स व्हाई टॉल वन इज कॉल्ड टू बी एज डोमिनेंट ट्रेट। जबकि शॉर्ट वन जो पहली जनरेशन में प्रकट ना होके सेकेंड जनरेशन में प्रकट हुए, वो भी कम मात्रा में, उसको हम बोलते हैं रेसेसिव।
रेसेसिव। तो जो दो ट्रेट्स होते हैं टॉल एंड शॉर्ट, इनमें से कोई एक डोमिनेंट होगा, कोई एक शॉर्ट रेसेसिव होगा। तो हमने यहां जान लिया शॉर्ट वन इज रेसेसिव, शॉर्ट इज रेसेसिव एंड टॉल इज डोमिनेंट। ठीक है, ओके। आपको ये भी समझ आ गया कि इनके सिंबल्स कैसे हमने डिसाइड किए, सिलेक्ट किए। आफ्टर दैट अब नेक्स्ट मूव करते हैं और जरा देखते हैं फिनोटिपिक रेशो। वैसे फिनोटिपिक रेशो क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस का रेशो। फिनो, यहां आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट इज फिनोटिपिक रेशो, बताओ भाई। फिनो मतलब रिलेटेड टू फिजिकल अपीयरेंस। अब आप सेकंड जनरेशन, दिस इज सेकंड जनरेशन, दिस वाज फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन को हम F2 बोलेंगे, क्योंकि मेंडल साहब जहां के थे वहां पे जनरेशन को फीलियल बोलते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन को फर्स्ट फीलियल, सेकंड जनरेशन को सेकंड फीलियल, फीलियल टू। फीलियल टू का अगर फिनोटिपिक रेशो यानी कि फिजिकल अपीयरेंस का रेशो बताया जाए तो देख सकते हो आप, 3 तो लंबे हैं और 1 शॉर्ट है। सो द रेशो इज 3:1। टॉल और शॉर्ट का अगर रेशो निकाला जाए तो 3:1 का रेशो आएगा। दिस इज फिनोटिपिक रेशो। अब अगर वो पूछे आपसे जीनोटिपिक रेशो बताओ यार, तो जीनोटिपिक रेशो इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द फिनोटिपिक रेशो। यानी कि वो पूछ रहे हैं आपसे कि हर इंडिविजुअल की जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बताओ। इस व्यक्ति के अंदर जो जीन के 2 एलील होंगे, उन दोनों एलील बताओ कैसे, किस नेचर के होंगे, दोनों सेम टाइप के होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे, कैसे होंगे? तो यार ये कैसे पता कर सकते हैं हम? पता कर सकते हैं, उसके लिए ही प्रोबेबिलिटी यूज करी। मेल फीमेल, मेल ले लिया टॉल, टॉल का होमोजाइगस लिया था, शॉर्ट होमोजाइगस लिया था, दोनों के सिंबल हमने लिख दिए। अब देखो हो सकता है जब गैमीट फॉर्मेशन बनता है तो मैंने अभी आपको बताया कि 2 पेयर क्रोमोसोम के पेयर में से, क्रोमोसोम के पेयर में से एक क्रोमोसोम आएगा गैमीट में, कोई सा भी, वो कोई सा भी हो सकता है। सिमिलरली एक गैमीट आएगा मदर से और फिर दोनों मिलके अगेन पेयर एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, जैसा क्रोमोसोम में होता है वैसा ही होता है जीन के केस में भी। जीन के जो 2 एलील हैं, इन दोनों एलील में से कोई एक एलील आएगा। तो भाई मानो ये वाला एलील आया और इसके साथ हो सकता है फीमेल ने ये वाला भेजा हो, पॉसिबिलिटी है क्या नहीं, प्रोबेबिलिटी। हो सकता है ये वाला आया हो और फीमेल का इसके साथ ये वाला आया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है ये वाला आया ही ना हो, दूसरा आया हो और इसके साथ ये आया हो, या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके साथ ये आया हो। तो सब में पॉसिबिलिटी बनती है ये वाली। ये मैंने बात करी, ये तो थे पेरेंट्स, तो ये बन के आए F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में आप देखो जो पेयर्स बन के आए वो है हेट्रोजाइगस, ऑल आर हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस पेयर है भाई सारे। अब हेट्रोजाइगस पेयर में 2 अलग अलग नेचर हैं, टॉल और शॉर्ट। और अभी अभी आपने देखा था कि पहली जनरेशन में सारे के सारे लंबे निकले, यानी कि इन दोनों एलील में से वन वॉज डोमिनेंट, अनदर वॉज रेसेसिव। सो ये जो टी है कैपिटल टी टॉल का, इसने शॉर्ट वाले स्मॉल टी के इफेक्ट को, असर को दबा दिया। सो इसकी वजह से सारे के सारे थे टॉल। यहां पर एक बात और जान लो, अगर डोमिनेंट वाले ट्रेट का एक भी आ जाता है, एक भी, तो भाई फिर वही वाला प्रकट होगा। छोटे वाले को प्रकट होने के लिए दोनों एक साथ आएंगे, छोटे वाले, तभी प्रकट हो पाएगा वो। जैसे कि देखो, अब जब सेल्फ क्रॉस कराया तो सेल्फ क्रॉस में क्या किया, किसी एक को उठा लिया और फिर उसके जैसे कोई पकड़ के लाए। देखो यहां पे सेल्फ क्रॉस, किसी एक को उठाया और उसके लिए उसके जैसे कोई पकड़ के लाए। और अब जब इसकी क्रॉस हुई तो अब पॉसिबिलिटी क्या बनती है, इसके साथ ये भी आ सकता है, इसके साथ ये भी आ सकता है, इसके साथ ये आ सकता है, या इसके साथ ये आ सकता है। अगर इन दोनों की बनती है तो भाई होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस पेयर है
और दोनों में कैपिटल टी है मतलब टॉल। इसकी पॉसिबिलिटी बनती है हेट्रोजाइगस की और इसकी पॉसिबिलिटी बनती है होमोजाइगस, दोनों स्मॉल टी स्मॉल टी। अब आप देखो इन वाले दोनों में हेट्रोजाइगस पेयर बना है, बट हेट्रोजाइगस पेयर का मतलब एक भी डोमिनेंट अगर आ जाए तो फिर डोमिनेंट ही प्रकट होगा, ये टॉल हो गए। और ये तो भाई टॉल है ही क्योंकि होमोजाइगस। यहां देखो ये दोनों रेसेसिव एक साथ आ गए, अब इसमें टॉल तो आया ही नहीं, तो ये बेचारे शॉर्ट बनेंगे। तो अगर फिजिकल फिनोटिपिक रेशियो यहां देखी जाए, फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो 3 टॉल और 1 शॉर्ट। लेकिन अगर जीनोटिपिक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज जीनोटाइप? जीनोटाइप इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो देखा जाए तो देखो इनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, इन दोनों का एक जैसा है और इसका अलग है, यानी कि 1:2:1। 1 कौन है? होमोजाइगस टॉल। 1 कौन है? हेट्रोजाइगस, सॉरी होमोजाइगस शॉर्ट। एंड 2 कौन है? होमोजाइगस टॉल, सॉरी यार हेट्रो, हेट्रोजाइगस टॉल, होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस शॉर्ट। ठीक है ना ये। सो दिस इज द जीनोटिपिक रेशियो एंड दैट्स ऑल अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसमें एक करेक्टर को देखा गया, एंड व्हाट वाज दैट करेक्टर? हाइट। हाइट को लेके ही बात करी, हाइट के बारे में ही स्टडी करी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेंगे आपसे? क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे भाई फिनोटिपिक बताओ रेशो, भाई जीनोटिपिक रेशो बताओ, चलो ये पूछेंगे फिनोटिपिक जीनोटिपिक। चलो क्रॉस करके दिखाओ, होमोजाइगस टॉल और शॉर्ट के अंदर क्रॉस करके दिखाओ। तो आप करके दिखा दोगे कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी, ये बना के दिखा दोगे। ठीक है, फिर ये बना दोगे, ऐसे सबका बना दोगे, हेट्रोजाइगस ही आएगा। ठीक है ना? यस, ओके। ये सब पूछेंगे, कहेंगे F2 बना के दिखाओ F2, तो किसी एक को पकड़ो और दोनों उस जैसे ही लिख दो, क्रॉस करा दो। ठीक है, बन गया 1:2:1 रेशो आएगा, जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशो। तो ये क्वेश्चंस आएंगे, क्रॉस करने को आएंगे, रेशोज आएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब क्या आपसे पूछा जा सकता है और? ओके, so yes, ultimately we have learned about monohybrid cross here, जिसमें हमने पढ़ा था कि मेंडल साहब ने लिए थे पेरेंट्स, ओके, मेल एंड फीमेल, और इन दोनों पेरेंट्स में उन्होंने करेक्टर कौन सा लिया था? करेक्टर दैट वाज हाइट। यस, और हाइट के 2 ट्रेट लिए थे, दैट वाज टॉल, एक टॉल लिया और एक शॉर्ट लिया, और दोनों ही होमोजाइगस लिए थे, मतलब सेम काइंड ऑफ एलील, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, देन उसके बाद F1 जनरेशन यानी कि फीलियल 1 उनको प्राप्त हुआ, जिसके अंदर चारों के चारों हेट्रोजाइगस थे। उसका जब क्रॉस कराया उन्होंने, देन F2 जनरेशन प्राप्त हुआ, और कैपिटल टी और फिर 2 हेट्रोजाइगस मिले थे, और फिर एक और होमोजाइगस रेसेसिव मिला था। फिर हमने इसमें फिनोटाइप देखा, जीनोटाइप देखा। यस, फिनोटाइप वाज 3:1, यू कैन सी हियर 3 टॉल और 1 शॉर्ट। एंड जीनोटाइप अगर देखा जाए तो 1:2:1। इसी तरह से इन्होंने अभी हाइट के करेक्टर को लेके क्रॉस किया, फिर इन्होंने एक और मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था। मोनोहाइब्रिड मतलब 1 करेक्टर को लेकर। सो अगला मोनोहाइब्रिड किया था, और उस अगले मोनोहाइब्रिड में जो इन्होंने करेक्टर लिया, दैट वाज कलर ऑफ द फ्लावर। ठीक है, सो फिर से इन्होंने 2 प्लांट लिए, मेल फीमेल, ये दोनों पेरेंट थे, पेरेंट जनरेशन है ये। इन पेरेंट जनरेशन में इन्होंने मेल फीमेल लिए, दोनों के दोनों होमोजाइगस लिए, और दोनों के कलर कौन से? ट्रेट। ट्रेट क्या थे भाई? ट्रेट्स थे उनके, एक था वायलेट एंड द सेकंड वन वाज वाइट। फिर जब इन्होंने इनकी क्रॉस कराई, अभी तो पता नहीं,
दोनों होमोजाइगस थे, लेकिन इनमें से डोमिनेंट कौन है वो जानते नहीं। डोमिनेंट पता लगेगा, फिर उसके बाद सिंबल डिसाइड होगा ना डोमिनेंट के आधार पे। जब इन्होंने क्रॉस किया, देन ही फाउंड F1 जनरेशन ऑल वर वायलेट, चारों के चारों वायलेट आए। अब जब वायलेट जो फर्स्ट जनरेशन में प्रकट हुआ और दूसरे वाले को प्रकट नहीं होने दिया, तो जो प्रकट नहीं हुआ डेट मींस वाइट, इट इज रेसेसिव। ये हो गया रेसेसिव, डिसाइड हो गया भैया। वायलेट इज डोमिनेंट, डिसाइड हो गया भैया। तो फिर क्या होगा, वायलेट का कैपिटल वी और स्मॉल वी। ठीक बात, सिंबल भी डिसाइड हो गए। नाउ F1 जनरेशन में हमेशा हेट्रोजाइगस पेयर मिलते थे, तो चारों के चारों हेट्रोजाइगस। अब इसका सेल्फ कराया, इसमें से किसी एक को पकड़ के उसके जैसे का सेल्फ कराओगे, देन यू विल गेट व्हाट प्रोबेबिलिटी, फॉकलाइन मेथड। वो जो हमने मेथड बताया था आपको, उसको बोलते हैं फॉकलाइन मेथड। फॉकलाइन मेथड आप अप्लाई करो, कैसे इधर करके दिखा देता हूं आपको। कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी, इसको फॉकलाइन मेथड, इसे कहते हैं फॉकलाइन। फिर इस वाले के साथ और फिर इस वाले के साथ ये। दिस इज फॉकलाइन मेथड, और चार प्रोजेनी आ गई, दो एक जैसी, एक अलग और एक अलग। जीनोटाइप की बात करूं तो 1:2:1। और फिनोटाइप तो देखो, ये भी वायलेट होगा क्योंकि एक डोमिनेंट वाला मौजूद है, ये भी वायलेट होगा क्योंकि इसमें भी एक डोमिनेंट वाला ट्रेट मौजूद है। ये वाला तो भैया डोमिनेंट है ही है, क्योंकि इसमें तो दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट के ही है। सो यस 3:1। ये वाला वाइट होगा क्योंकि इसमें दोनों रेसेसिव है, तो ये वाइट। सो फिनोटाइप अगेन 3:1। इससे क्या पता लगा भैया, करेक्टर कुछ भी हो, मोनोहाइब्रिड अगर बात करते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, कोई भी करेक्टर चाहे हाइट हो या कलर हो कुछ भी हो, अगर मोनोहाइब्रिड की बात की है और मोनोहाइब्रिड में पेरेंट्स को इन्होंने होमोजाइगस लिया है, तो F1 में सारे के सारे हेट्रोजाइगस मिलेंगे, ये कंफर्म है। और F2 के अंदर हमेशा रेशो 1:2:1 ही रहेगा जीनोटाइप का, और हमेशा फिनोटाइप का रेशो 3:1 ही रहेगा। फिक्स है, फिक्स, एकदम फिक्स, कभी कोई चेंज नहीं आएगा। ओके यस, ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड यू विल फाइंड व्हाट। अब हमने मोनोहाइब्रिड को खत्म किया, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डाई हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड की डेफिनेशन क्या है, टू करेक्टर्स अंडर कंसिडरेशन। यानी कि अब वो इनहेरिटेंस स्टडी करेंगे एक साथ दो करेक्टर्स का। सो चलो देखते हैं मेंडल साहब ने क्या किया, दो करेक्टर्स को एक साथ स्टडी किया। लाइक उन्होंने मेल फीमेल पेरेंट्स लिए, ओके, मेल फीमेल पेरेंट्स लिए, और जो करेक्टर्स लिए वो दो थे। एक करेक्टर था शेप ऑफ द सीड, और दूसरा करेक्टर उन्होंने लिया कलर ऑफ सीड। अब कलर में दो दो ट्रेट, ग्रीन कलर और येलो कलर। सिमिलरली शेप में भी दो ट्रेट, भैया राउंड शेप या रिंकल्ड शेप। ठीक है, ओके। देखिए क्या हुआ, ये जब उन्होंने किया था तो पहले उनको पता नहीं था कि कौन सा डोमिनेंट कौन सा रेसेसिव। लेकिन अभी आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो हमारे पास डेटा ऑलरेडी मौजूद है, उनके किए हुए एक्सपेरिमेंट्स का डेटा हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। सो हमको दिमाग नहीं लगाना कि भाई पहले करके देखो, वो सब टाइम कंज्यूमिंग थिंग्स हैं। ठीक है, सीधी सीधी बात करते हैं। उन्होंने जब किया था तो उन्होंने क्या पाया, ही फाउंड दैट राउंड वाज डोमिनेंट। तो जब राउंड डोमिनेंट हो गया तो भैया कैपिटल आर डिसाइड हो गया सिंबल डोमिनेंट के लिए, और इस रेसेसिव के लिए आर का ही स्मॉल। ठीक बात। कलर्स में उन्होंने डिसाइड किया कि येलो वाज द डोमिनेंट, उन्होंने फाइंड आउट किया था ऐसा। तो फिर ग्रीन के लिए येलो के वाई का ही स्मॉल लोअर केस लेटर, दैट इज स्मॉल वाई। तो यहां सिंबल डिसाइड हो गए। ओके चलो इस चीज को हटाता हूं मैं, और फिर अब सीधे क्रॉस पर आते हैं। ये भी पता लग गया कि विच वन इज डोमिनेंट। कलर में भैया येलो डोमिनेंट है, और अगर शेप की बात करें तो राउंड शेप डोमिनेंट पाई गई थी। आइए पेरेंट्स, अब जरा इनका जीनोटाइप लिखा जाए। मेल, मेल का जीनोटाइप अगर मान लीजिए राउंड है,
होमोजाइगस राउंड, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा होमोजाइगस ही लिए हैं इन्होंने, तो राउंड होमोजाइगस। तो इनका कलर था ग्रीन। वेट अ सेकेंड, यस। सो इनका कलर था ग्रीन। फीमेल में भैया कलर रेसेसिव वाला था, सॉरी शेप रेसेसिव वाली थी, रिंकल्ड, बट इनका कलर डोमिनेंट था, डेट वाज येलो। ओके, होमोजाइगस। आप देखो दो करेक्टर्स अलग अलग, ये राउंड, ये शेप का करेक्टर है, और ये कौन सा करेक्टर है, ये कलर करेक्टर है। ठीक है, दो करेक्टर्स आ गए डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब, टू करेक्टर्स आर अंडर कंसिडरेशन। अब दो करेक्टर में देखो, जो इस करेक्टर का जो जीन है उस जीन के दो एलील्स दिख रहे हैं आपको, दोनों के दोनों सेम टाइप के एलील्स हैं, दैट मींस होमोजाइगस पेयर्स। अब नाउ इनका क्रॉस किया पेरेंट्स का, देन ही विल गेट व्हाट, F1 जनरेशन। बट ये उतना आसान नहीं है F1 बनाना इसका, क्योंकि इसमें भैया फॉकलाइन मेथड भी यूज हो सकता है और एक पुनेट स्क्वायर मेथड भी यूज होता है। बट करना क्या है, पहले बात आती है कि गैमीट्स बनेंगे। अब जब गैमीट बनेगा, तो आपको पता है गैमीट में जैसे हर पेयर ऑफ क्रोमोसोम से एक पेयर आएगा, सिमिलरली हर पेयर ऑफ एलील्स में से एक एलील आएगा। अब देखो आप क्या हो सकता है पहले गैमीट में ये पॉसिबिलिटी हो कि इन दोनों में से ये वाला आया, और इन दोनों में से ये वाला आया। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी एक ही है यार। अब इसके साथ अगर ये आए तो भी तो यही पेयर बनेगा, इसके साथ ये वाला आए तो भी वही पेयर, पेयर चेंज नहीं होगा, इसलिए इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है। और इसका गैमीट अगर देखा जाए तो ये बनेगा। नाउ अब जब ये गैमीट आपस में मिलेंगे, तो फिर F1 जनरेशन पाई आएगी। F1 जनरेशन में क्या होगा, शेप वाले एक साथ आ जाएंगे वापस, शेप वाला शेप के साथ पेयरिंग करेगा, ऐसे हेट्रोजाइगस पेयर, शेप वाला शेप के साथ और कलर वाला कलर के साथ जाएगा। देखो हेट्रोजाइगस पेयरिंग हो गई। ठीक है, हेट्रोजाइगस एलील्स, हेट्रोजाइगस पेयर ऑफ एलील, F1 जनरेशन। अब F2 जनरेशन के लिए क्या होगा, सेल्फ क्रॉस। सेल्फ सेल्फ के लिए क्या करना पड़ेगा, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई की मल्टीप्लाई, मतलब इसका क्रॉस इसके जैसे से ही करना पड़ेगा। नाउ अब गैमीट्स कितने टाइप के बनेंगे, अब यहां आते हैं, चलो इसे रफ करता हूं मैं। और F2 जनरेशन, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसका जो गैमीट बनेगा भाई, वो बहुत तरीके के बन सकते हैं। जैसे पहला, इस इस पेयर में से ये आया, तो इस पेयर में से कैपिटल आ गया। इस पेयर में से ये ही आया, तो हो सकता है वाई स्मॉल वाला आया हो। ये भी हो सकता है कि आर स्मॉल आया हो तो कैपिटल आ सकता है, और स्मॉल के साथ स्मॉल वाई आ सकता है। यानी कि 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमीट, सिमिलरली 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमीट यहां भी बनेंगे। ठीक बात। अब यार देखने की बात क्या है, ये भी तो नहीं पता इसका कौन सा गैमीट आएगा, इस वाले पेरेंट से कौन सा गैमीट आएगा और इस वाले पेरेंट से कौन सा गैमीट आएगा। इसमें भी तो पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है ये वाला आए और ये इसके साथ मिले, या इसके साथ, या इसके साथ, या इसके साथ। सिमिलरली इसकी भी पॉसिबिलिटी 4 है। ठीक है, यानी कि हर एक की 4 पॉसिबिलिटी है, टोटल कितने, 4।
हर एक की 4 पॉसिबिलिटी, तो कितनी हो गई? एक की 4 पॉसिबिलिटी और टोटल 4 है, तो दैट मीन्स 4 इंटू 4, 16 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप कैन बी फॉर्म। यस, या 16 टाइप्स ऑफ व्हाट टू से 16 टाइप्स ऑफ progenies can be formed, 16 progenies can be formed, 16 बच्चे हो सकते हैं, 16 पॉसिबिलिटी है बच्चे होने की। So, आओ देखते हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। अब कैसे करेंगे? देखो अगर ये इसके साथ मिला तो देखो शेप वाले करेक्टर को एक साथ पेयर कर दो, कैपिटल आर कैपिटल आर, और कलर वाले की पेयरिंग एक साथ कर दो, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो एक बच्चा ऐसे इस जीनोटाइप का बनेगा। इसका फिनोटाइप क्या होगा भैया? देखो दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट एलील है, तो राउंड ही होगी, कलर येलो ही होगा। ओके यस। तो ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए एक नया मेथड निकल कर आया। दिस इज फॉक लाइन मेथड, फॉक लाइन मेथड, फॉक FOR के लाइन मेथड, जो हमने मोनो हाइब्रिड में किया था। मोनो हाइब्रिड में ना आसान था, बट यहाँ इतनी सारी पॉसिबिलिटीज, इतनी सारी लाइंस बन जाएंगी कि फिर बहुत हौच पौच हो जाएगा, पहचान पाना मुश्किल हो जाएगा। सो इसके लिए मेंडल साहब ने एक नया मेथड निकाला, दैट वाज पुन्नेट स्क्वायर मेथड। नॉट मेंडल साहब ने, एक्चुअली पुन्नेट वाज द साइंटिस्ट, और उनके ही नाम पे उनका मेथड निकल के आया, उसका नाम था पुन्नेट स्क्वायर मेथड। पुन्नेट स्क्वायर मेथड, इसमें मेथड में क्या होता है, एक बॉक्स बनाते हैं हम, ओके क्योंकि हम पहले ही पता कर चुके कि भैया 16 पॉसिबिलिटीज होंगी, तो यहाँ पे एक साइड हम पेरेंट 1 के सारे पॉसिबल गैमीट्स लिख देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम दूसरे पेरेंट के पॉसिबल गैमीट्स लिख देते हैं। आप देख रहे हो मैं कितनी इजीली लिख दे रहा हूं। अब देखो अगर ये वाला गैमीट इस वाले से मैच हुआ तो बस यहाँ पे लिख दो भाई, ये वाला इससे मैच हुआ अगर, ऐसे करके आपको करते चले जाना है, इसका ये वाला और ये वाला बॉक्स चेक करना है। सिमिलरली ये वाला इससे मैच हो रहा है, फिर ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे। आइए चलिए चलते हैं जरा बुक में देखते हैं, बुक में ऑलरेडी बना हुआ है, हमको नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी। यस, सो नेक्स्ट हम देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस एनसीईआरटी में कैसे दे रखा है। तो आप देख सकते हो यहाँ, जैसे कि आप देख सकते हो, दिस इज राउंड एंड ग्रीन, राउंड इज डोमिनेंट, ग्रीन इज रेसेसिव, हेयर रिंकल्ड एंड येलो। दिस इज F1 जनरेशन, ये गैमीट्स बने, सॉरी दिस इज नॉट F1, दिस इज गैमीट्स। अब गैमीट बने, गैमीट बनने के बाद यहाँ आई आपकी F1 जनरेशन। दिस F1 जनरेशन इज हेट्रोजाइगस इन नेचर। दोनों करेक्टर्स के आप देखो एलीलिक पेयर हेट्रोजाइगस मिलेंगे आपको, राउंड वाला भी हेट्रोजाइगस हो गया, एंड कलर कलर सॉरी शेप वाला भी और कलर वाला दोनों ही हेट्रोजाइगस हो गए। अब इसका कराने वाले हम सेल्फ, सेल्फ कराने के लिए आप देखो हमने यहां पर इसी जैसे दो लिए, इसकी सेल्फ क्रॉस कराई गई। सेल्फ क्रॉस जब आप कराओगे तो देखो इसकी 4 पॉसिबिलिटी गैमीट्स की बनेंगी, और इसके भी गैमीट्स कितने बनेंगे? 4 बनेंगे, 1 2 3 एंड 4। अब कुछ नहीं करना आपको, सिंपली ये है पुन्नेट स्क्वायर मेथड, आप देख सकते हो। हमने क्या किया, यहाँ पे मेल के गैमीट्स रख दिए और फीमेल के गैमीट्स यहां रख दिए, ये 4 और ये 4। अब जब ये वाला गैमीट इस वाले से मिलेगा तो ये बनेगा, जब ये वाला इस वाले से मिलेगा, जब ये वाला इस वाले से मिलेगा, आप देख सकते हो इस वाले के साथ 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इसका 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 और इसका। ये आ गए रिजल्ट्स।
सिमिलरली इसका 4 के साथ बन सकते हैं। ऐसे करके टोटल 16 आपको इंडिविजुअल्स मिलेंगे, टोटल 16 प्रोजेनीज मिल सकती है। एंड व्हाट विल बी द पेयर ऑफ जीनोटाइप्स? आप देखो यहाँ पर दोनों के दोनों करेक्टर का होमोजाइगस डोमिनेंट पेयर ऑफ एलील मिला। यहाँ देखो शेप की बात करें तो डोमिनेंट होमोजाइगस, जबकि अगर कलर की बात करूं तो आपका क्या, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस पेयर ऑफ एलील। ऐसे करके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपको यहां मिल गए। ठीक है, ओके। अभी अगर फिनोटाइप निकाला जाए, फिनोटाइप मतलब कितने टाइप के बन सकते हैं? राउंड के साथ येलो कलर भी हो सकता है, दोनों डोमिनेंट भी एक साथ हो सकते हैं, राउंड येलो, और राउंड के साथ ग्रीन हो सकता है, और रिंकल्ड के साथ ग्रीन हो सकता है, और रिंकल्ड के साथ, सॉरी, रिंकल्ड के साथ येलो हो सकता है, और रिंकल्ड के साथ ग्रीन भी हो सकता है। तो यहां पर बेसिकली मैंने क्या किया, सबसे ऊपर और सबसे नीचे मैंने सबसे ऊपर मैंने दोनों डोमिनेंट एक साथ रखे, सबसे नीचे मैंने दोनों रेसेसिव एक साथ रखे, और बीच में मैंने मिक्सचर रखा, राउंड के साथ एक बार ग्रीन, रिंकल्ड के साथ एक बार येलो। अब अगर देखा जाए डोमिनेंट वाले का सबसे ज्यादा होगा रेशो 9, डोमिनेंट वाले का, जिसमें दोनों के दोनों डोमिनेंट है, और रेसेसिव वाले का सबसे कम होगा 1। और जो बीच वाले मिक्सचर्स हैं वो 3-3 रेशो, 3-3 मिलेंगे। तो अगर आप फाइंड आउट करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट इट इज टाइम टेकिंग, लेकिन कोई नहीं। देखो राउंड और येलो, अब राउंड होने के लिए, राउंड क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट है, तो पूरे एलीलिक पेयर में केवल एक आर भी कैपिटल मिल जाए तो राउंड हो जाएगा। तो आप देखो इसमें भी राउंड है, राउंड है, राउंड है, राउंड है, ये भी राउंड, 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 बहुत सारे राउंड है भाई। ठीक है, 16 में से केवल 4 राउंड नहीं है, बाकी 12 राउंड है। बट राउंड के साथ येलो का पेयर हमको देखना है, राउंड के साथ येलो। अब येलो भी डोमिनेंट है, तो अगर एक कैपिटल वाई भी मिल जाए एलिलिक पेयर में तो येलो करने के कैपेबल वो है। दैट मीन्स दोनों कैपिटल वाई होना जरूरी नहीं है येलो के लिए, केवल एक कैपिटल वाई भी काम बना देगा। तो देखो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6, फिर 7, 8 और 9। तो आप देख सकते हो ना 9 इंडिविजुअल्स, ये 9 इंडिविजुअल्स हैं जिनका पेयर कैसा बन के आ रहा है, राउंड और येलो। अब अगर राउंड ग्रीन देखो, तो देखो राउंड करने के लिए एक आर कैपिटल होना चाहिए, और ग्रीन के लिए दोनों के दोनों स्मॉल वाई होने चाहिए, दोनों के दोनों स्मॉल वाई होने चाहिए, है ना। तो आप आइए देखते हैं जरा कहां पर, किन पेयर्स में हमको एक कैपिटल आर और 2 स्मॉल वाई मिल रहे हैं। आप देखो एक कैपिटल आर, 2 स्मॉल वाई, 2 स्मॉल वाई ढूंढ लो यार सबसे पहले तो। ये स्मॉल वाई, इसमें दोनों में स्मॉल वाई, दोनों में स्मॉल वाई, बट आर होना चाहिए कैपिटल एक, तो ये हो गया एक, फिर यस 2 हो गया, और फिर एक 3 हो गया। देखा 3 है, इसलिए यहाँ पर रेशो 3 दे रखा है। अब आ जाओ तीसरा, रिंकल्ड होने के लिए दोनों स्मॉल आर होने चाहिए, और येलो के लिए एक कैपिटल वाई ही काम कर देगा, या तो दोनों हो तो बढ़िया है, और एक भी है तो भी काम हो जाएगा। तो यहाँ ढूंढते हैं कि कहाँ पे कैपिटल स्मॉल आर 2 है और वाई कैपिटल 1 है। तो कैपिटल आर दोनों स्मॉल वाले यहाँ पर पाया गया, यहाँ पर पाया गया, यहाँ पर पाया गया, यहाँ पर 4, लेकिन कैपिटल वाई इसमें है, इसमें है और इसमें है। देखो 3 हो गया, दैट्स व्हाई रेशियो इज 3। ओके,
आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। अब ये तीसरा, रिंकल्ड के लिए फिर से दोनों स्मॉल आर होने चाहिए और ग्रीन के लिए दोनों स्मॉल वाई। ऐसा तो केवल एक ही दिखाई पड़ रहा है यार, और तो कोई नहीं है, बस एक ही है, इसलिए इसका रेशो एक हो गया, है ना। यस, यू कैन सी हियर, दिस इज ऑल अबाउट द फिनोटाइप। अब अगर वो बोले कि ऐसे 9 में से जीनोटाइप कितने टाइप के हैं, राउंड येलो दिखने वाले 9 है ना, और उन सबका जीनोटाइप अगर उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखो तो वो तो अलग अलग है। किसी में राउंड 2 कैपिटल आर की वजह से है, किसी में राउंड केवल एक ही आर की वजह से है, किसी में येलो 2 कैपिटल वाई की वजह से है, किसी में येलो केवल 1 कैपिटल वाई की वजह से। तो ऐसे अलग अलग पेयर्स कितने कितने हैं। तो आप देखो, अगर इसको भी स्टडी किया जाए तो आप यू कैन स्टडी हियर। राउंड येलो में कौन कौन से राउंड येलो थे, ये राउंड येलो था, ये था, ये था, ये था, हम्म, ये भी था, और ये भी था, ये भी था, ये भी था, और एक ये था। अब इन 9 में से डिफरेंट पेयर्स कितने दिख रहे हैं, देखो इसमें का पेयर और कहीं दिखाई पड़ रहा है आपको, नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा, तो ये हो गया 1। ओके, ये केवल एक ही टाइप है। और इसमें का पेयर जरा ढूंढो, और दिख रहा है क्या ऐसा, हाँ भाई ये दिख रहा है, देखो ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। इसमें का पेयर देखो, कहीं दिख रहा है, हाँ भैया ये दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। इसमें का पेयर देखो भाई, हाँ भैया इसमें का पेयर यही दिख रहा है, इसके बगल में ही दे रखा है, ठीक है। इसमें का पेयर देखो यार, अरे इसमें के तो 3 पेयर दिख रहे हैं, लो तीन तीन दिख रहे हैं ऐसे, सही है। और इसमें का, लो यार ये भी इसी में कही है। तो अगर आप देखो तो ये और ये चारों इंडिविजुअल एक जैसे जीनोटाइप के हैं, इनके पेयर्स भी मैच कर रहे हैं। अब अगर आप देखो तो ये वाला और ये वाला मैच कर रहा है, ओके, दिस वन, ये दोनों एक जैसे हैं। अगर आप देखो तो ये दोनों एक जैसे हैं और ये बेचारा अकेला है। इसका मतलब इस 9 में से अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो कि 9 में से जो पेयरिंग है जीनोटाइप की, एक जीनोटाइप अलग टाइप का है 1:2, ये वाले जो हैं ये 2 हैं 2, ये वाले भी 2 हैं 1:2:2 एंड 4, ये 4 है। सबका अगर टोटल करो तो देखो 9 इंडिविजुअल्स ही आएंगे, 4 2 6, 6 2 8 और 1 9। ये 9 में कितने जीनोटाइप्स पाए गए, 4 डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप पाए गए। इस पर्टिकुलर जीनोटाइप का इंडिविजुअल एक ही पाया गया, इस पर्टिकुलर जीनोटाइप के 2 पाए गए, इसके भी 2 पाए गए, और इस वाले जीनोटाइप के 4 इंडिविजुअल पाए गए। सिमिलरली राउंड ग्रीन अगर फाइंड आउट करना है तो राउंड के लिए फिर से दोनों पेयर में कैपिटल आर होना जरूरी नहीं है, होगा तो चलेगा, लेकिन एक आर वाला ढूंढो आप जिसके अंदर एक भी कैपिटल आर मिल जाए, वही है राउंड। और ग्रीन होने के लिए भैया दोनों के दोनों स्मॉल वाई होने जरूरी है, बिकॉज ग्रीन इज अ रेसेसिव। सो आइए देखते हैं, यस, इसे क्लियर कर देते हैं एंड देन वी कैन इजीली फाइंड आउट राउंड एंड ग्रीन। यस, नाउ लेट्स सी, राउंड होने के लिए एक आर और ग्रीन होने के लिए दोनों स्मॉल वाई। तो एक आर, अच्छा इसमें तो फिर नहीं है, एक आर और दोनों स्मॉल वाई यहां मिला मेरे को, एक कैपिटल आर और 2 स्मॉल वाई यहां मिला मेरे को, और एक कैपिटल आर 2 स्मॉल वाई और कहा मिल रहे हैं, यहां मेरे को ये भी दिख रहा है देखो। यस, तो इसका मतलब एक ये और एक ये 3। तो हाँ भाई देखो राउंड ग्रीन वाले 3 ही फिनोटाइप थे, लेकिन इनका जीनोटाइप अगर देखा जाए तो जीनोटाइप इन दोनों का सेम है,
और इस बेचारे का अलग है। इसका मतलब 1:2। टोटल 3 इंडिविजुअल्स में 2 टाइप का फिनोटाइप मिल रहा है। एक टाइप का एक ही इंडिविजुअल है और दूसरे टाइप के फिनोटाइप का 2 इंडिविजुअल्स हैं। इस वाले पेयर के, इस वाले पेयरिंग के 2 लोग हैं और इस वाले पेयर का केवल एक ही व्यक्ति है। सिमिलरली आप फाइंड आउट करना चाहो रिंकल येलो, तो रिंकल येलो फाइंड आउट कैसे करोगे आप? रिंकल इज अ रेसेसिव ट्रेट। रिंकल होने के लिए दोनों स्मॉल आर होने जरूरी हैं, एक स्मॉल आर से काम नहीं चलेगा। और येलो क्योंकि डोमिनेंट है तो एक कैपिटल वाई ढूंढ लो बस। तो अगर ढूंढवाऊं मैं आपको तो देखो भाई, देखो दोनों स्मॉल आर मुझे यहाँ 4 में दिखाई पड़ रहे हैं, इन 4 में, बट कैपिटल वाई देखना है मेरे को। यस, सही बात। तो ये 3 इंडिविजुअल, अब इन 3 में भी इन दोनों का एक जैसा पेयर है और ये अलग है, तो रेशो हो गया 1:2। रेशो हो गया 1:2। ठीक है, ये तो अकेला ही है। रिंकल्ड ग्रीन होने के लिए क्या जरूरत होनी चाहिए? रिंकल्ड के लिए दोनों स्मॉल आर और ग्रीन के लिए दोनों स्मॉल वाई, और ऐसा पेयर केवल इसमें दिख रहा है मुझे लास्ट में, और ऐसा एक अकेला ही है ये। दैट्स वाई इसका रेशो है 1 और इसका जीनोटिपिक रेशो भी 1 ही है। ठीक है, सो ये है फिनोटाइप। दिस इज द फिनोटाइप ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, एंड दिस इज द जीनोटाइप ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। सबको एक साथ अगर आप लिखो तो आप ऐसे लिख सकते हो 1:1:1:1:1, 2:2:2:2:2:4। तो ऐसे लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। फुल जीनोटाइप एक साथ अगर लिखना चाहते हो तो 1:1:1:1:1। ओके, यस। अब 2:2:2:2:2। ओके, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। 4 2 हो गए, 4 1 हो गए। अब फिर उसके बाद 4, सिंगल 4। दिस इज द होल जीनोटाइप ऑफ द डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ओके, इट्स सो सिंपल। और अब मूव ऑन करते हैं आगे। जीनोटाइप की बात हो गई, फिनोटाइप की बात हो गई, और अब मूव ऑन करते हैं आगे। नाउ अब हम मूव करने वाले हैं लॉज के ऊपर। मेंडल साहब ने कुछ लॉज भी दिए थे। पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस? ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं इस बात को, कि जब कोई भी दो प्योर लाइन, प्योर लाइन या होमोजाइगस एलीलिक पेयर वाले 2 इंडिविजुअल्स का क्रॉस होता है, तब फर्स्ट जनरेशन में जो ट्रेट चमकेगा, or in other words you can say in the first generation that the trait which will express itself over the other one, that trait will be known as what? That trait will be known as dominant trait. तो आपने जैसे कि यहां देखा, कौन सा डोमिनेंट है? टॉल वन। टॉल वन इज एक्सप्रेसिव ओवर द शॉर्ट वन, दैट्स व्हाई डोमिनेंट इज टॉल, टॉल ट्रेट इज डोमिनेंट। दूसरा वाला जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, या आप कह सकते हो दूसरा वाला जो F2 जनरेशन के अंदर एक्सप्रेस होता है, तो इसको हम कहते हैं रेसेसिव। यस, सो लॉ ऑफ डोमिनेंस की अगर डेफिनेशन लिखी जाए तो आप कह सकते हो, लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट व्हेन टू इंडिविजुअल्स having homozygous pair of alleles for different traits. डिफरेंट ट्रेट मतलब डिफरेंट जीन नहीं बात की मैंने, डिफरेंट ट्रेट मीन टॉल एंड शॉर्ट, 2 डिफरेंट ट्रेट्स। दोनों के लिए इनके पास होमोजाइगस पेयर्स हैं। देखो, फॉर डिफरेंट ट्रेट्स cross each other, when 2 individuals having homozygous pair of for different traits cross each other, then
The trait which will express in the very first generation or in the filial one, that trait will be known as the dominant trait, and the other trait which is not expressing in the first generation but will express in the second generation is called recessive. Okay, so मैं short में लिख रहा हूँ, in first generation में जो express करेगा that will be called as dominant, and second generation में जो खुद को express करेगा और वो भी कम मात्रा में, वो कहेगा recessive, कहलाएगा recessive. This was the law of dominance. सेकेंड लॉ पे आते हैं, दैट वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन. सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का दूसरे सिंपल इंग्लिश में बोला जाए तो सेपरेशन. तो बहुत सिंपल है. तो ये लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, जब गैमीट बनता है तो आपको पता है ना, एलीलिक पेयर में से कोई एक एलील, कोई भी एक एलील गैमीट में आएगा. ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन ओनली वन गैमीट, या एक मिनट, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन एलीलिक पेयर of the gene will get separate. Okay, यानी कि T and T ये दोनों के दोनों सेपरेट हो जाएंगे और इन दोनों में से कोई एक गैमीट में जाएगा, है ना, कोई एक. ऐसे ही फीमेल में भी कोई एक आएगा. फिर दोनों मेल और फीमेल गैमीट जब आपस में फ्यूज करेंगे तो इसका और इसका कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलके फिर से प्रोजनी में रीस्टोर करेगा. ठीक है, यस. सो दिस सेपरेशन, दोनों एलील्स जो अलग अलग हो जाते हैं फिर उन दोनों में से कोई एक जाता है गैमीट में, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. फिर से आप देखना चाहो तो मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको. व्हाट इज दिस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? जैसे कि ये है, अब ये दोनों एलील आपस में सेपरेट हो जाएंगे ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन और इनमें से कोई एक आएगा, ये आ गया. ऐसे ही अनदर इंडिविजुअल, इसमें से ये वाला आ गया गैमीट के अंदर. अब जब दोनों गैमीट आपस में कंबाइन करेंगे तो जो प्रोजनी बना, उस प्रोजनी का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो गया दिस हेट्रोजाइगस अगेन. ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. कि पेयर पेयर सेपरेट हो जाता है, पेयर हो जाता है सेपरेट. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. यस. Okay, so during gamete formation, allelic pair of the genes will get separate and only one allele from each pair of alleles, only one allele from each pair हटा देते हैं, from simple लिखते हैं from the pair of allele. Yes, only one allele from pair of allele will transfer to the gamete for each gene. हर एक जीन के साथ होगा. हाइट के जीन में भी ऐसे ही होगा, कलर के जीन में भी ऐसे ही होगा कि दोनों एलील में से कोई एक एलील जाएगा. कलर के उसमें भी ऐसे ही होगा. कलर कौन से थे हमारे पे? येलो एंड ग्रीन. कोई एक जाएगा. यस. सो ओनली वन एलील फ्रॉम पेयर ऑफ एलील will transfer to the gamete for each gene. हर जीन के लिए एक एक जाएगा. This is the meaning of this statement. So this is all about law of segregation. Now third law is that law of independent assortment. ये थोड़ा सा मुश्किल है समझना, लेकिन हम आसान बनाएंगे यार. Law of independent assortment. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब देखो, अगर हिंदी में समझा जाए तो स्वतंत्र रूप से, किसी पे निर्भर नहीं है कि भैया तुम जाओगे तो मैं जाऊंगा, तुम नहीं जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगा. ऐसा कुछ नहीं है. आप जाओ या मत जाओ, मेरे को जाना है तो मैं जाऊंगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. समझाते हैं जरा स्टेटमेंट की भाषा में या उदाहरण लेके. जैसे आपने डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखा, दिस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज बेसिकली रिलेटेड विद द डाई हाइब्रिड क्रॉस. डाई हाइब्रिड क्रॉस में से आसानी से समझा जाएगा. डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपने देखा कि एक पेरेंट है, इसका है आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. ठीक है. अब इस पेरेंट में
एक करेक्टर का एलीलिक पेयर दिखा, ये दूसरे करेक्टर का जो जीन है उसका एलीलिक पेयर दिखा आपको। अब जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो हर एक जीन के एलीलिक पेयर्स में से एक एलील जाएगा। इसका कैपिटल आर जा रहा है तो इसमें से कैपिटल वाई या स्मॉल वाई जाएगा, कोई भी एक जाएगा, है ना। सो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि भैया इंडिपेंडेंटली जा रहे हैं ये। अगर ये कैपिटल आर जा रहा है तो जरूरी नहीं है इन वाई और स्मॉल वाई में से कैपिटल वाई ही जाएगा, क्योंकि इधर कैपिटल वाला जा रहा है तो इधर भी कैपिटल वाला ही जाएगा, ये जरूरी नहीं है। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। भैया वो कैपिटल वाला आर जा रहा है तो कोई बात नहीं, इसमें से हो सकता है कैपिटल वाई जाए या हो सकता है स्मॉल वाई जाए। सो यहाँ पे कोई कोई फिक्स रूल नहीं है कि कैपिटल के साथ कैपिटल ही जाएगा, तो इस प्रकार तो प्रोबेबिलिटी बनी नहीं सकती। अगर ऐसा आपने कर दिया कि कैपिटल के साथ हमेशा कैपिटल जाएगा तो फिर नंबर ऑफ पेयर्स बन ही नहीं पाएंगे, हमेशा यही पेयर बनेगा बार बार। फिनोटाइप राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो यही रहेगा, रेशो आ ही नहीं पाएगा, राउंड के साथ ग्रीन आ ही नहीं पाएगा, है ना। सो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि दो अलग अलग जीन्स, जैसे कि ये हो गया आपका शेप का जीन और ये हो गया आपका कलर का जीन, तो दो अलग अलग जीन्स के जो एलील्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली जाएंगे, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है कि इधर अगर कैपिटल आर जा रहा है तो इधर कैपिटल वाई ही जाएगा। दिस इज नॉट अ रिलेशन। कैपिटल वाई भी जा सकता है यार, स्मॉल वाई भी जा सकता है, दैट इज टोटली इंडिपेंडेंट। अगर स्मॉल आर जा रहा है तो भी कोई रिलेशन नहीं है, कैपिटल वाई भी जा सकता है, स्मॉल वाई भी जा सकता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक पर्टिकुलर जीन का एलील्स दूसरे जीन के एलील से आपस में कोई रिलेशन नहीं रखता, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं इनटू द गैमीट। दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसका इंग्लिश स्टेटमेंट हम क्या कहेंगे, देखते हैं जरा। इंग्लिश में हम कहना चाहेंगे, व्हाट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट व्हेन नहीं, व्हेन से स्टार्ट नहीं होगा, होगा ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन व्हाट हैपन? The alleles of the different genes, the allele of the different genes, अलग अलग जीन्स के जो एलील्स हैं will be independently assorted। independently स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ हो रहा होगा तो आप ध्यान ना दो, will be independently assorted into the gamete। दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और थोड़ा एक्सप्लेन अगर ज्यादा करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो दिस मीन्स व्हाट, द एलील ऑफ वन जीन is not interrelated with the allele of another gene, or you can say the allele of one gene will be independently transferred into the gamete, with respect to of the alleles of the another gene, that will independently transferred into the gamete irrespective of the allele of another gene. That's all about the statement of law of independent assortment। ठीक है, इतना भी काफी है वैसे। ओके, सो ये थे 3 लॉज, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, दैट इज हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट्स एक्सप्रेस्ड। ये जो ट्रेट्स होते हैं टॉल और शॉर्ट, ये टॉल और शॉर्ट एक्सप्रेस कैसे हो रहे हैं? ट्रेट्स, हाउ ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। तो आपको देखो इस सवाल का आंसर वेरी सिंपल। हमको आपको पता है कि भाई जीन है, जीन इस हाइट के लिए जीन है और जीन के अंदर 2 एलील्स हैं, एलीलिक पेयर है। अब वो एलील डिसाइड कर रहा था कि वेदर द हाइट इज गोइंग टू बी टॉल और शॉर्ट। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल, कैपिटल टी आ गया अगर एलील तो टॉल हो गए,
स्मॉल टी एक साथ आ गए तो शॉर्ट हो गए. सो बेसिकली हु इज कंट्रोलिंग द ट्रेट? जीन इज कंट्रोलिंग. जीन का कौन सा एलील है, मतलब जीन या एलील, बट यहां हम जीन बोलेंगे. जीन, जीन इज कंट्रोलिंग द ट्रेट. ओके, बेसिक लेवल पे नहीं जा रहे. ट्रेट, ट्रेट कैसा होना है, दैट विल बी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ जीन. टाइप ऑफ जीन मीन्स वेरिएशन ऑफ जीन, वेरिएशन ऑफ जीन मीन्स एलील्स. सो अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, हाउ ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड. ट्रेट्स कौन से? ट्रेट्स यही हैं भैया, टॉल शॉर्ट. ये एक्सप्रेस कैसे हो रहे हैं? कैसे पता लगेगा कि टॉल आना है कि शॉर्ट आना है? तो हमने हमने आपको बताया था कि दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द एलील्स, है ना. एलील्स पे डिपेंड करता है कौन सा एलील भैया ट्रांसफर हुआ, दैट विल डिसाइड व्हाट विल बी द ट्रेट. टॉल होगा कि शॉर्ट होगा, ये डिपेंड करेगा एलील कौन सा है गैमीट के अंदर. ओके, सो बेसिकली इन शॉर्ट अगर बोला जाए, एलील की जगह बोल दो जीन. तो जीन है वो बेसिक चीज कि जो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है. इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है किस बात की? किस बात की इंफॉर्मेशन? कि ट्रेट कैसा होगा. ट्रेट कैसा होगा, किसी को लंबा रखना है, छोटा रखना है, ये सब जीन्स के हाथ में है. हम बोलते भी है ना, नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि भैया इसके ना जीन्स में ही है गटुआपन, इसलिए ये गट्टा रह गया. इसके जीन्स में है भाई इतनी लंबी हाइट, देखो इसके पापा को देखो, वो भी लंबे ये भी लंबा, तो जीन्स में है इनके तो हाइट. तो बेसिकली व्हाट इज एक्चुअली गोइंग टू कंट्रोल दीज ट्रेट्स? जीन. ठीक है, ओके. और ये जीन क्या है? जीन अगर देखा जाए क्या है, तो हमने आपको बताया डीएनए, जो कि 2.2 मीटर लॉन्ग है. और डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स, दीज मीनिंगफुल सेगमेंट ऑफ द डीएनए, मीनिंगफुल segments of fragments, segment or you can say fragments of DNA are called genes. या ऐसे इसको और अच्छे से लिख सकते हैं हम, these meaningful segment of fragments of DNA which codes for proteins are called genes. Yes, तो ये होते हैं जीन्स. इनके ऊपर इंफॉर्मेशन होती है और यही डिसाइड करवाएंगे कि आपकी हाइट या आपका ट्रेट या आपका बॉडी का कलर, आई का कलर, हेयर कलर, दैट्स ऑल दीज ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय द जीन. बट सवाल आता है सर हाउ, हाउ जीन इज कंट्रोलिंग दिस ऑल, ये सवाल आता है. तो लेट्स सी, इसे हटाता हूं मैं. चलिए देखते हैं जीन कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं डिफरेंट ट्रेट्स को. सो आप देखो यार, बात करते हैं सीधे टॉल की. एक प्लांट का एग्जांपल लेते हैं. इन प्लांट्स, कोई प्लांट टॉल कैसे बना? ठीक है, कोई प्लांट टॉल तब हुआ जब उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन, जिसे ऑक्सिन कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा अमाउंट में था, मोर इन अमाउंट. जब उसके अंदर ज्यादा अमाउंट में ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हुआ तो वो प्लांट टॉल बन गया. बात आती है ये ग्रोथ हार्मोन ज्यादा अमाउंट में कब हुआ? जब जो प्रोसेस था, प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस हार्मोन वाज एफिशिएंट. एफिशिएंट अगर प्रोसेस है, प्रोसेस बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो हार्मोन ज्यादा बनेगा और टॉल हो जाएगा. लेकिन फिर बात आती है कि ये प्रोसेस बढ़िया कब होगा? हर एक प्रोसेस को करने के लिए, हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए हमारी बॉडी में we have different kinds of catalysts and those catalysts are known as biocatalysts and those biocatalysts are called enzymes. हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स हैं. ठीक है, यस, एंजाइम एंजाइम एंजाइम, मैंने यहां लिखा एंजाइम.
एंजाइम है इस प्रोसेस के लिए, एंजाइम फॉर दिस प्रोसेस। अब अगर ये एंजाइम की क्वालिटी बढ़िया होगी, यानी कि एंजाइम खुद एफिशिएंट होगा, एफिशिएंट है, अगर ये एंजाइम खुद भी एफिशिएंट है, खुद बढ़िया है, बढ़िया एंजाइम है, तो बढ़िया प्रोसेस चलाएगा, बढ़िया प्रोसेस चलेगा तो फिर हार्मोन ज्यादा बनेगा, हार्मोन ज्यादा बनेगा तो लंबा हो जाएगा। तो बेसिकली ये एंजाइम एफिशिएंट होना चाहिए, एंड दीज एंजाइम्स आर व्हाट, प्रोटीन इन नेचर, दीज आर प्रोटीन। और अभी अभी आपने देखा था जीन्स आर दोज विच कोड फॉर प्रोटीन, सो इस एंजाइम को कोड करने वाला एक जीन है, ठीक है। सो एरो यहां से हटाकर थोड़ा पलट देते हैं। yes. ये जीन प्रोटीन बना रहा है, तो क्या हुआ, प्रोटीन मतलब इसने एंजाइम बनाया, एंजाइम, ठीक है। अब ये एंजाइम एफिशिएंट था, बढ़िया था, सो प्रोसेस बढ़िया हो गया, प्रोसेस बढ़िया हुआ तो हार्मोन ज्यादा हो गया और टॉल हो गया प्लांट। लेकिन क्या है, अगर इस जीन में एल्ट्रेशन हो जाए, एनी एल्ट्रेशन, किसी प्रकार का कोई बदलाव आ जाए इस जीन में, तो क्या हुआ, ये प्रोटीन में भी एल्ट्रेशन हो गया, इसकी एफिशिएंसी गिर गई, एफिशिएंसी इसकी कम हो गई, इसकी एफिशिएंसी कम हो गई, देन व्हाट हैपन, प्रोसेस, प्रोसेस की एफिशिएंसी भी डाउन, यस, प्रोसेस की भी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी डाउन हो गई, प्रोसेस की एफिशिएंसी डाउन होगी, प्रोसेस की एफिशिएंसी डाउन हो गई तो ये अमाउंट भी लेस हो जाएगा, लेस अमाउंट। जब अमाउंट लेस हो गया हार्मोन का, सो दिस हाइट विल बिकम व्हाट, दिस हाइट विल बिकम शॉर्ट। तो आपको समझ में आया, बेसिकली जीन प्रोटीन यानी कि एंजाइम, एंजाइम की एफिशिएंसी को कंट्रोल कर रहा है, जीन बढ़िया है, एंजाइम बढ़िया, एंजाइम बढ़िया तो प्रोसेस बढ़िया, अमाउंट ऑफ हार्मोन ज्यादा, देन टॉल हाइट। अगर जीन में कुछ गड़बड़ हुई, प्रोटीन की एफिशिएंसी यानी कि एंजाइम की एफिशिएंसी घटी, प्रोसेस बेकार हो जाएगा, अमाउंट कम प्रोड्यूस होगा हार्मोन का, एंड अल्टीमेटली इट विल बिकम शॉर्ट। इन दिस वे जीन इज बेसिकली कंट्रोलिंग द ट्रेट, जीन इज कंट्रोलिंग द ट्रेट, यस। क्लियर हो गई बात, ठीक है भाई, सो इसे हटाते हैं हम, यस। तो यस, अब बहुत सारी बातें जानने के बाद चलिए एनसीईआरटी की ओर चलते हैं, क्या कह रही है एनसीईआरटी, दीदी से पूछेंगे, दीदी बता दो ना। तो देखो भैया, दीदी के अंदर ये टॉपिक आ गया, ट्रेट कैसे एक्सप्रेस होते हैं। तो ये सारा का सारा खेल होता है आपके प्रोटीन्स का, और ये प्रोटीन जीन कंट्रोल करते हैं, ठीक है, यस। सो प्लांट की हाइट डिपेंड करेगी अमाउंट पे, हार्मोन के, और अमाउंट डिपेंड करेगा प्रोसेस पे, और प्रोसेस डिपेंड करेगा एंजाइम की एफिशिएंसी पे, और एंजाइम बढ़िया बनेगा कि घटिया, डेट विल डिपेंड ऑन द जीन। अगर जीन में गड़बड़ हो गई तो एंजाइम में गड़बड़, और एंजाइम में गड़बड़ तो प्रोसेस में, प्रोसेस में गड़बड़ तो अमाउंट कम, और अमाउंट कम तो शॉर्ट। दैट्स ऑल अबाउट हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। नाउ आगे मूव करते हैं और देखिए कि क्या लिखा है आगे। सो आपने यहाँ आके देखा, बात कर रहे हैं कि अगर ये मेंडेलियन, मेंडल साहब के जो एक्सपेरिमेंट्स थे, इनकी अगर बात देखा जाए तो हमने देखा कि सारे के सारे एलील्स हाफ, मतलब एलीलिक पेयर सेग्रीगेट हो रहे हैं, और केवल एक ही एलील फ्रॉम द पेयर ट्रांसफर हो रहा है गैमीट में। ये तो कुछ कुछ वैसा ही हिसाब है ना, जैसा हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में, है ना, और क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, हर पेयर में दो क्रोमोसोम, और दोनों एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल। और ऐसे कितने पेयर्स, 23 पेयर्स हैं। 23 पेयर्स का मतलब टोटल कितने क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम्स, यस। सो हमने ये कहा था जब गैमीट बनता है, तो गैमीट बनते टाइम क्या होता है, हर पेयर का एक क्रोमोसोम आता है, हर पेयर का एक क्रोमोसोम, ठीक है। और इस पेयर को कंप्लीट करने के लिए इसका बचा हुआ काउंटर, काउंटर पार्ट क्रोमोसोम जो होता है वो फीमेल गैमीट में आ रहा होता है,
तो जब दोनों गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं तो इस वाले पेयर को कंप्लीट कर लेते हैं, इसका जो मिसिंग पार्ट है वो फीमेल वाला आता है और यहाँ पे आके बैठ जाता है, बच्चे के अंदर फिर से पेयर रीस्टोर हो गया। सिमिलरली ऐसा ही हो रहा था मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट में जीन्स के साथ। एलील्स आए, एक एलील आया फादर से, एक एलील मदर से, और दोबारा से एलीलिक पेयर रीस्टोर कर दिया। ओके, बात कही गई कि सिंगल सेट बनता कैसे है। ठीक है, तो सिंगल सेट बनता कैसे है? सिंगल सेट बनता इस वजह से है भैया, क्योंकि ये जो जीन्स होते हैं, हमने कहा था ये डीएनए के मीनिंगफुल सेगमेंट हैं। ये लंबा डीएनए, इसका मीनिंगफुल सेगमेंट। अब अगर डीएनए एक पूरे 2.2 मीटर के थ्रेड की फॉर्म में ही मौजूद है तो गड़बड़ हो जाएगी। पूरा का पूरा डीएनए एज इट इज पास ऑन करेगा गैमीट में, देन व्हाट विल हैपन भैया, एक डीएनए पे जितने जीन्स हैं सब लिंक हो जाएंगे, सबको एक साथ जाना पड़ेगा, सेपरेट हो ही नहीं पाएंगे। तो सेपरेट करने के लिए क्या हुआ, डीएनए को ब्रेक किया गया इनटू क्रोमोसोम। ये थ्योरी पहले भी एक्सप्लेन हो चुकी है ना। तो एक लंबा डीएनए पीसेस में ब्रेक हुआ और ये पीसेस बने, और इन पीसेस में बीच बीच में कहीं कहीं जीन थे, तो ये जीन इन पे आ गए। फिर ये सारे पीसेस क्वाइल हुए, क्वाइल होने पर ये बोले क्रोमैटिन कहलाए, और फिर ये क्रोमैटिन और ज्यादा क्वाइल हुआ तो फिर ये बन गया क्रोमोसोम। इसका मतलब फाइनली क्रोमोसोम कैरी, क्रोमोसोम कैरी जीन्स। सही बात है कि नहीं सही बात है? सही बात है भाई, क्रोमोसोम कैरी जीन्स, एग्जैक्टली। नाउ व्हाट हैपन हियर, क्रोमोसोम जीन्स को कैरी कर रहा है। अब जब क्रोमोसोम सेपरेट होता है, क्रोमोसोम का दो पेयर, हर मतलब क्रोमोसोमल पेयर्स होते हैं, एक क्रोमोसोम, हर पेयर में दो क्रोमोसोम। इसी प्रकार जो एलीलिक पेयर होता है ना, एलीलिक पेयर, एक एलील इस क्रोमोसोम पे बैठा होगा और एक एलील इस क्रोमोसोम पे बैठा होगा। सो क्रोमोसोम पे जीन डिपेंड करता है या लाई करता है, क्रोमोसोम के ऊपर जीन रखा हुआ है। तो जब क्रोमोसोम सेग्रीगेट किया गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, कोई एक क्रोमोसोम जाएगा, इसी तरह से भैया एक एलील उसके साथ चला जाएगा। In this way, allele will also get separates, and in this way, what happens? One set of gene will be produced in the gamete. ठीक है, अगर ऐसा ना होता, कैसा होता? मान लीजिए आर आर वाई वाई, दोनों में से कोई एक ना जाता गैमीट में, गैमीट में कोई एक ना जाता। ठीक है, अभी ये गया तो ये पेयर बना, दूसरे गैमीट में ये और ये गया, फिर से यही पेयर बना, तीसरे गैमीट में ये गया और ये गया, तो अलग पेयर बना। बोलो हाँ के ना? तो यहां पर शो हो रहा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि भैया कैपिटल आर के साथ हमेशा वाई जाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी जा सकता है, इंडिपेंडेंटली है। ये वाला जीन इस वाले से कोई लेना देना नहीं रखता। बट अगर आप सोचो क्या हो, अगर एक एक की जगह, एक एक की जगह पूरा का पूरा, सॉरी मैंने गलत लिखा, यस, अगर गैमीट के अंदर हर पेयर में से एक एलील ना आकर पूरा का पूरा पेयर जाने लग जाए, तो फिर तो यार ये लिंक हो गए ना। जब भी ये आएगा तो उसके साथ ये पूरा का पूरा ही आएगा, तो नई पॉसिबिलिटीज तो खत्म हो गई। जो स्मॉल आर कैपिटल आर बन रहा था वो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब हमेशा फिनोटाइप कैसा बनेगा? फिनोटाइप हमेशा राउंड रहेगा, हमेशा येलो रहेगा। ये वाली पॉसिबिलिटी तो कभी बन ही नहीं पाएगी, है ना। दैट मीन्स व्हाट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट खत्म हो गया यहाँ। आप सुन रहे हो ध्यान से? जब ये पूरा का पूरा सेट आ गया तो भाई ये हमेशा देखो नेक्स्ट जनरेशन में हमेशा राउंड ही शो करेगा, ये नेक्स्ट जनरेशन में हमेशा येलो ही शो करेगा, फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन में फिर से ये पूरा का पूरा सेट चला जाएगा, फिर से कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएंगे, नई पॉसिबिलिटीज नई प्रोबेबिलिटीज बन नहीं पाएंगी, देन अगेन नेक्स्ट जनरेशन में भी ये राउंड और येलो ही शो करेगा। तो भैया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो खत्म हो गया, पॉसिबिलिटीज आना बंद हो जाएंगी।
यस, दिस इज व्हाट इस लाइन का मतलब लिखा है यहाँ. Because two characters R and Y would then be linked to each other and cannot be independently assorted. कब? अगर प्रोजनी के अंदर पूरे का पूरा एक सेट आने लग जाए. अगर पूरा का पूरा सेट प्रोजनी के अंदर आने लग जाए गैमीट के थ्रू, then what will happen? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट खत्म हो जाएगा. ये हमेशा राउंड रहेगा और राउंड के साथ हमेशा येलो ही आएगा फिर, क्योंकि ये भी पूरा आएगा. और जब ये आ गया और ये आ गया तो भैया फिर से वही तो बन गया, फिर से वही तो जीनोटाइप बन गया, फिर से वही तो फिनोटाइप बनकर आएगा, राउंड एंड येलो. सो यस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. और आगे बढ़ने के बाद अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ सारा का सारा पिछले चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, या दोबारा से वही सारी टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया गया है कि डीएनए एक लॉन्ग थ्रेड होता है, और उस एक लॉन्ग थ्रेड पे सारे जीन नहीं होते. लॉन्ग थ्रेड डिवाइड हो जाता है इनटू क्रोमोसोम्स एंड देन अलग अलग क्रोमोसोम पे अलग अलग जीन्स पाए जाते हैं. यस, अब आपको पता है हर क्रोमोसोम की, ये सब मैं पहले बता चुका हूं ना, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है. आप सिंपल रीड करो और बहुत इजीली आप देख लोगे कि जब दो जर्म सेल कंबाइन करते हैं, नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रीस्टोर कर जाता है इन प्रोजेनी. उससे क्या होता है? डीएनए की स्टेबिलिटी आती है. अमाउंट ऑफ डीएनए प्रोजेनी में डबल नहीं होता, बच्चे के अंदर 2 गुना डीएनए नहीं हो जाता, उतना ही रहता है जितना उसके पेरेंट्स में है. सो आगे मूव करते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, एंड हियर वी हैव सेक्स डिटर्मिनेशन. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. यस, बहुत सिंपल है यार. सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑल्सो जेनेटिकली डिटरमाइंड इन द ह्यूमन बींग्स. जबकि अगर दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनमें सेक्स डिटर्मिनेशन जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं है. कुछ ऑर्गेनिज्म में, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो कि सेक्स जो होता है, जो नया बच्चा पैदा होने वाला है उसका सेक्स बेसिकली जेनेटिकली डिटरमाइंड है इन ह्यूमंस. हम लोगों में तो है भाई जेनेटिकली डिटरमाइंड. लेकिन कुछ एनिमल्स हैं जिनके अंदर एनवायरमेंट डिपेंड करता है. एनवायरमेंटल फैक्टर्स विल डिसाइड दैट whether the new organism is going to be a male or female. जैसे कि आप कुछ रेप्टाइल्स में पाओगे, कुछ रेप्टाइल्स, नॉट ऑल, कुछ रेप्टाइल्स में ऐसा पाओगे आप कि टेम्परेचर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है उसमें से निकलने वाला बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा. मतलब कि कितने टेम्परेचर पे उस अंडे को, उस एग को आपने रखा है, दैट विल डिसाइड कि उस अंडे के अंदर, उस एग के अंदर बनने वाला बच्चा लड़का बनेगा कि लड़की बनेगा, मतलब मेल बनेगा या फीमेल बनेगा. ओके, टेम्परेचर ऑफ द एग. ऐसे ही कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जैसे कि स्नेल्स. आपने देखा है ना, स्नेल्स बड़ा सा होता है, ऐसे 2 आंखें होती हैं, ऐसे क्रॉल करते हुए चलता है. दिस स्नेल, स्नेल के अंदर सेक्स चेंज करने की कैपेबिलिटी होती है भाई. जरूरत पड़े तो लड़का बन जाओ, जरूरत पड़े तो लड़की बन जाओ. कैसा यार. सो इससे ये पता लगता है इन लोगों के अंदर जेनेटिकली डिटरमाइन तो नहीं होता सेक्स. जेनेटिक्स का वहां कोई रोल नहीं है सेक्स को डिसाइड करने में. बट अगर हम ह्यूमंस अपने हम लोगों के अंदर बात करें तो हाँ भाई है, क्रोमोसोम होते हैं हम लोगों में जो डिसाइड करते हैं. हम सब लोग जानते हैं कि हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, जिसमें से मैंने शायद आपको बताया है, आउट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम 22 पेयर्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड ऑटोसोम्स, जो दूसरे टाइप के जीन्स को अपने ऊपर कैरी करते हैं, जैसे कलर ऑफ आई, हेयर कलर, स्किन कलर, हाइट एंड ऑल. जबकि जो एक पेयर होता है लास्ट वाला 23rd पेयर,
This last pair, 23rd pair is called not autosome, it is called sex chromosome. अच्छा, ऑटोजोम जो होते हैं, ऑटोजोम का जो पेयर होता है 22 पेयर्स, उन 22 पेयर्स के सारे पेयर्स को अगर आप देखो तो पेयर के दोनों क्रोमोसोम सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। बट ये जो 23rd पेयर होता है ना सेक्स क्रोमोसोम, इसके पेयर को अगर आप देखो तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है केवल मेल्स में। देखो फीमेल के अंदर तो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर भी आइडेंटिकल ही होता है, बट मेल्स के अंदर का जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है डेट इज नॉट आइडेंटिकल। इसके अंदर दोनों क्रोमोसोम अलग अलग शेप का होता है, एक लॉन्ग होता है और एक शॉर्ट होता है। ठीक है, यस। सो जो लॉन्ग वाले थे उनको हमने नाम दिया एक्स, एक्स क्रोमोसोम। सो फीमेल्स के अंदर दोनों ही एक्स क्रोमोसोम है, दोनों एक जैसे हैं। मेल के अंदर देखो एक जो है फीमेल बॉडी जैसा दिखाई पड़ रहा है, फीमेल क्रोमोसोम जैसा दिखाई पड़ रहा है, दैट मींस इसका नाम भी एक्स हो गया, ये भी एक्स क्रोमोसोम है। बट जो सेकंड वाला है मेल का, वो इनके जैसा दिखाई नहीं दे रहा, डेट्स वाई उसका नाम बदल दिया और उसका नाम कर दिया वाई, वाई क्रोमोसोम नाम रख दिया उसका। ठीक है, सो ये हो गया भैया। सो फीमेल का जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है उसमें दोनों क्रोमोसोम एक्स एक्स होते हैं। मेल के जो सेक्स क्रोमोसोम में, सेक्स क्रोमोसोम का जो पेयर है उसमें दोनों क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, एक्स वाई। सो आप ऐसे बोल सकते हो फीमेल का पेयर होता है होमोजाइगस, होमोजाइगस, जबकि मेल का जो पेयर है वो है भैया हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस। समझ आई बात? ओके, यस। आ जाओ जरा देखते हैं कि जो नया बच्चा बनेगा उसका सेक्स डिसाइड कैसे हो रहा है, जेनेटिकली कैसे डिसाइड हो रहा है। तो यहां देखेंगे जरा। देखो भैया मेल, मेल का जो 23rd क्रोमोसोम अगर देख 23rd पेयर पे नजर डालें तो एक्स और वाई है। फीमेल के अंदर अगर बात करें तो दोनों ही एक्स एक्स हैं। जब गैमीट बना तो मेल के इस पेयर में से कोई एक आया, फॉकलाइन मेथड को यूज करेंगे टू फाइंड आउट द प्रोजनीज, पेयर ऑफ प्रोजनीज। मेल का अगर एक्स आया तो फीमेल का तो हमेशा एक्स ही आएगा क्योंकि दोनों एक्स ही हैं, तो पेयर बना अगेन एक्स एक्स। अगर मेल का एक्स आया फीमेल का तो फिर से ही एक्स आना है, फिर से एक्स एक्स बनेगा। बट अगर मेल का वाई आया फीमेल का तो वही आना है यार, एक्स हमेशा, उसमें तो कोई चेंज है ही नहीं, तो बना एक्स वाई। मेल का फिर से वाई आया और फीमेल का ये वाला एक्स आया तो फिर से बना एक्स वाई। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखो चारों में तो फीमेल का तो कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं नया पेयर बनाने में। नया पेयर किसकी वजह से बना? नया पेयर बना भैया मेल के पास जो वाई है ना उसकी वजह से। सो मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स में से कौन है जो डिसाइड करता है आगे आने वाले बच्चे का सेक्स? वो है फादर, फादर साहब, मेल साहब। ठीक है, फादर विल डिसाइड वेदर the newborn baby is going to be a male child or is going to be a female child, because father is having a heterozygous pair of chromosomes, sex chromosomes, whereas female is having a homozygous pair of sex chromosome. Okay, so new pairs are formed due to the contribution of father, due to the contribution of father. पिताजी के वाई क्रोमोसोम के आने की वजह से ही यहां नया पेयर बना। So that's why male decides whether the child is going to be a male, boy or girl. आइए एनसीईआरटी दीदी क्या कह रही हैं। एनसीईआरटी दीदी कह रही हैं यस, ह्यूमन बींग्स, यहां से पढ़ते हैं। In human beings, the sex of the individual is largely genetically determined. Genetics, okay? In other words, आप कहो कि जीन जो होते हैं हमारे पेरेंट्स से जो आ रहे हैं हमारे अंदर, वो जीन्स डिसाइड करेंगे कि हम लड़का बनेंगे कि लड़की। लेकिन हमने ये एज्यूम किया है कि सिमिलर जीन सेट्स जो होते हैं वो दोनों ही पेरेंट्स से मिलते हैं। अगर ये केस है
तो जेनेटिक इनहेरिटेंस कैसे सेक्स को डिटरमाइन कर रही है? तो अब आई बात यहां पर, भैया डिटरमाइन यहां कर रही है कि आप देख सकते हो सेक्स सारे के सारे सेक्स क्रोमो सॉरी सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं पेयर में. ऑल द chromosomal pairs are identical, but 23rd pair 23rd pair of chromosome, okay, that is not identical. In the 23rd pair of chromosome, both the chromosomes are not identical to each other. आप देखो 22 क्रोमोसोम तो होते हैं, बट एक पेयर जो होता है उसमें थोड़ा सा अलग होता है, वो परफेक्ट पेयर नहीं है. वुमेन के पास तो परफेक्ट है, दोनों ही एक्स हैं, देखो दोनों एक्स हैं, बट मेल के पास मिसमैच है. एक नॉर्मल साइज का एक्स होता है जबकि दूसरा वाला शॉर्ट होता है वाई. सो वुमेन तो एक्स एक्स है, परफेक्ट पेयर, बट मैन के पास एक्स वाई है. नाउ वी कैन वर्क आउट, वी कैन इजीली डू दैट. मेंडल वाला फॉकलाइन मेथड अपनाओ आप, और इजीली आप यू कैन फाइंड आउट द पॉसिबिलिटीज. So half of the children will be boy and half will be girl. All children will inherit an X from their mother. X तो उनके पास मदर से आएगा, 1x from mother, regardless whether they are boy or girl. Yes, ये पॉइंट याद रखने वाला है कि वो लड़का है या लड़की है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर एक एक्स मदर से आया, मतलब मदर हमेशा एक्स ही दे रही है. Thus the sex of the children will be determined by the what they inherit from their father. A child who inherits X chromosome from her father will be a girl, and one who inherits Y chromosome from him, from father, will be a boy. So बहुत सिंपल सा आंसर है कि मदर से तो दोनों ही बच्चों को एक X मिलता है, डिपेंड करता है कि फादर से क्या मिला है. दैट विल डिसाइड कि वो लड़का बनेगा कि लड़की बनेगा. अगर फादर से भी X मिल गया तो XX लड़की, और फादर से अगर Y मिल गया तो X मदर वाला और फादर वाला Y XY मिलके लड़का. ओके यस. सो ये जो कुप्रथा है हमारे भारत देश में कि लड़की पैदा होना ये एक जुर्म है औरत का, ये औरत का पाप है, ये उसकी बॉडी की इनकैपेबिलिटी है. भैया ऐसा नहीं है, उसकी बॉडी से तो कोई लेना देना है ही नहीं. भैया खेल सारा लड़के की बॉडी का है. दैट्स डिपेंड ऑन कि व्हाट टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेल पेरेंट. उन्होंने अगर एक्स क्रोमोसोम भेजा तो लड़की बनेगी, उन्होंने अगर वाई भेजा तो लड़का बनेगा. इसमें लड़की का क्या रोल है? लड़की तो एक ही टाइप दे सकती है एक्स, उसमें उसका कोई दोष नहीं है, लड़की का तो कोई रोल है ही नहीं. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. लेकिन यहां पर एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन छोड़िए आप, ये वाला क्वेश्चन हम जरा करते हैं एक बार. क्या कभी कभी आपसे पूछेंगे व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ बॉय एंड गर्ल, तो आपने देखा या फॉकलाइन मेथड से निकालो. तो आप देखोगे एक्स एक्स एंड एक्स वाई, एक्स 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 एक्स, सॉरी ये वाला लाइन इधर जाना है, एक्स एक्स एंड एक्स वाई. सो आउट ऑफ 4 2 आर बॉयज एंड 2 गर्ल्स. इसका मतलब 50-50%. 50% आर बॉयज, 50% इज गर्ल. रेशियो इज 1:1. सो व्हाट आर द चांसेस? अब क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट आर द चांसेस कि लड़का होगा या व्हाट आर द चांसेस की लड़की होगी. सो आप बोलोगे 50% चांस है भाई, 1:1 का रेशियो है, इसका मतलब 50% चांस है, हो सकता है 50% लड़का हो या हो सकता है 50% लड़की हो. ओके, सो सिंपल अबाउट दैट. बस इतना ही है इस चैप्टर में. इसके बाद कुछ और डिस्कस करेंगे हम. बहुत सारी चीजें अभी डिस्कस करनी बाकी हैं, टाइम टू टाइम हम डिस्कस करेंगे उनको. पढ़ाई करते रहिए, सीखते रहिए. ओके, लाइव सेशंस में आप डाउट डिस्कस करते रहिए. थैंक यू वेरी मच.